हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मेक इट इजी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहले मैं आपके मैसेज ही पढ़ लूं। सबसे ज्यादा क्वेरीज तो मुझे पता है, सबसे ज्यादा ये होने वाली है कि सर इस पेपर का क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हुआ है पेपर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून कीजिए सर, गुड आफ्टरनून। अरे पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, नमस्ते सर। ठीक है, थोड़ी सी मैं आपको अपडेट कर दूं, थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूं, अगर आप इतने क्यूरियस ही हो इस चीज में कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो 12 जून को पेपर हुआ था इसी साल, उसका क्या हो रहा है। सबसे पहले इसको रद्द करने के लिए कहा गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सचिव कार्मिक को आदेश दिए हैं कि इस भर्ती पर पुनर्विचार किया जाए। उसके बाद सचिव कार्मिक ने आयोग को ये आदेश दिए हैं कि आपको जो है ये डिसाइड करना है कि इस पेपर को रद्द किया जाए या फिर इस पेपर का रिजल्ट आउट कर दिया जाए। तो अभी भी ये आयोग लेवल पे, अभी भी ये यूके ट्रिपल एसएससी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लेवल पर अभी भी ये क्या है, ये वाली जो भर्ती है वो अटकी हुई है, या मैं ये कह सकता हूं अभी भी वहां पर क्या हो रहा है, पुनर्विचार हो रहा है इस फ्राइडे को। क्यों? क्योंकि आयोग में सचिव से मिलने का जो समय है वो उन्होंने अभी जारी किया था, वो है किसी भी महीने का पहला शुक्रवार या फिर उस महीने का आखिरी शुक्रवार। तो इस जो लास्ट शुक्रवार है उसको इस बार जो है सचिव से मिलने का अभी प्लान है काफी लोगों का। उसके बावजूद, उसके बाद जब सचिव से मिल जाएंगे उसके बाद ही चीजें आपके तक क्लियर हो पाएगी कि इस भर्ती का क्या हो रहा है। अगर ये बिल्कुल रद्द हो चुकी होती तो अभी जो हमारी लिस्ट आई है, अभी जो हमें आगामी जो परीक्षाएं होनी है जिसको यूके पीएससी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कंडक्ट करवाएगा, तो उनका जो टाइम टेबल आया है अभी, तो उस टाइम टेबल में इस परीक्षा का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उसका जो मेन कारण है वो यही कारण है कि इस परीक्षा को जो है पुनर्विचार करने के लिए है बोला गया, और यही नहीं कि इसके साथ 5 परीक्षाएं जो है आपके पुनर्विचार होनी है। तो इस शुक्रवार तक का आप टाइम दीजिए, इस शुक्रवार को बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस पेपर को थोड़ा जो है ऑनलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा ये पेपर आया था, कैसा आपका पेपर आया था। तो ये जो मेरा पेपर था, ये दो, जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये दो जो पेपर था ये कंबाइन था, इलेक्ट्रिकल भी इसी में था और मैकेनिकल का भी इसी में था। मैकेनिकल वाला सेक्शन जो है हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि मैकेनिकल का जो पेपर था वो कैसा था। ठीक, जैसा कि आप सभी को पता है पेपर बहुत अच्छा सेट किया गया था, अच्छे लेवल का जो पेपर है वो सेट किया गया था, जिसमें जो है एक एवरेज मार्क्स जिसकी मैं बात करूं 60 मार्क्स जो है वो आसानी से गेन किए जा सकते थे। लेकिन 60 से ऊपर जो आपको अगर मार्क्स लाने हैं तो थोड़ा सा आपको जो है कॉन्सेप्चुअल इसमें क्वेश्चन थे। तो ज्यादा हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे आगे क्या है, विच ऑफ द, एक पहला क्वेश्चन अगर मैं इसमें देखूं, मैकेनिकल वाले सेक्शन में अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट है, पहला अगर क्वेश्चन की बात मैं करूं तो यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग पाइप यूज्ड फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपके घरों में जो पाइप, जीआई पाइप, जो घरों में आप जिसको जीआई पाइप भी बोलते हैं, वो पाइप जो है वो किस चीज के बने होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलिएबल कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन। तो आयोग के हिसाब से और जनरली जो पाइप्स आपके बने होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं आपके? वो बने होते हैं आपके किसके? ग्रे कास्ट आयरन के। वो किस चीज के बने होते हैं आपके? ग्रे कास्ट आयरन के। किस चीज के बने होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा पाइप जल वितरण व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है? जो आपने देखा होगा जो पाइपलाइंस होती है, मोटी मोटी पाइपलाइन जो होती है जिसके द्वारा जो है आपके घरों में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो है आपके, आपने देखा होगा पतले पतले छोटे छोटे पाइप जो होते हैं आपके, जिसको आप जीआई पाइप भी कहते हैं, उसके माध्यम से आपके घरों में पानी जाता है। तो उस जो मेन आपके वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में जो यूज होता है पाइप, उसकी बात कर रहा है कि वो किस चीज के बने होते हैं। तो वो किस चीज के बने होते हैं? आपके ग्रे कास्ट आयरन। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेप्थ ऑफ थ्रेड इज मेजर्ड एज। थ्रेड की जो डेप्थ होती है, वो कैसे मेजर्ड की जाती है? या हिंदी में अगर मैं बात करूं तो चूड़ी की गहराई नापी जाती है। कैसे नापी जाती है? डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड पिच सर्कल मेजर्ड नॉर्मल टू द एक्सिस, डिस्टेंस एडवांस इन वन रोटेशन,
डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट एंड रूट मेजर नॉर्मल टू द एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट एंड पिच सर्कल। तो आप बताइए दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए, आप बताइए दूसरे का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन रेस्ट एंड रूट मेजर नॉर्मल टू जो एक्सिस होता है आपका, वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। वो क्या होता है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड, वो क्या होता है आपका डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्रेस्ट और रूट के बीच अक्ष के लंबवत जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ थ्रेड। अच्छा, आगे अगर हम बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन अगर इसमें हम देखते हैं, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग फैक्टर। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये वेल्डिंग से लिया गया, और वेल्डिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। इस क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन जो है वेल्डिंग से रिलेटेड पूछे गए थे। तो जो आपका कोटिंग फैक्टर वाला जो क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग फैक्टर, इलेक्ट्रोड कोटिंग फैक्टर का सूत्र जो होता है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड कोटिंग फैक्टर का जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, कोटिंग की डायमीटर अपॉन कोर डायमीटर। हमेशा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो कोटिंग फैक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, कोटिंग डायमीटर, जो आपका उसका डायमीटर है उसके अपॉन आपका क्या है, आपका ओरिजिनल डायमीटर जो उसका है उसको हम क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे हम कोटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब कोर डायमीटर से अगर हम कोटिंग डायमीटर, मैं यहां पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रोड कोटिंग जो होता है आपका, ठीक, इलेक्ट्रोड कोटिंग फैक्टर वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका कोर डायमीटर अंदर का कोई कोर डायमीटर है आपका, ठीक, अपॉन आपका क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोड जो आपका पूरा का डायमीटर है, या फिर इसको कोटिंग डायमीटर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोड डायमीटर। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका कोटिंग फैक्टर। ये क्या होता है आपका कोटिंग फैक्टर। कोर डायमीटर अपॉन में अगर हम इलेक्ट्रोड का डायमीटर लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोटिंग फैक्टर। या फिर ये हमें बताता है कि पूरा का पूरा अगर कोटिंग करने के बाद उसका जो पूरा डायमीटर हुआ इलेक्ट्रोड का वो कितना हुआ। तो ये कौन सा होगा आपका, इसका जो ऑप्शन सी होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं द पर्पज ऑफ सीजनिंग ऑफ वुड। सीजनिंग ऑफ वुड हम क्यों करते हैं, लकड़ी की सीजनिंग क्यों करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग जो आपकी जो टिम्बर होता है उसको यूज करने से पहले हम लकड़ी की क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है लकड़ी की सीजनिंग करने के लिए, टू रिमूव कर्व, घुमाव हटाना, टू रिड्यूस नॉट्स को रिड्यूस करना, टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स। हम सबको पता है कि हम मॉइस्चर हम क्या करते हैं जब हम सीजनिंग करते हैं, सीजनिंग क्यों करते हैं, सीजनिंग करते हैं उससे मॉइस्चर, उससे सैप वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। अगर हम उससे मॉइस्चर रिमूव नहीं करेंगे, उससे सैप रिमूव नहीं करेंगे तो बाद में क्या आ जाएंगे, बाद में आपकी जो लकड़ी होगी वो उसमें क्या आ जाएंगे, उसमें कर्व आ जाएंगे, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा। वो जब सूखेगी तो क्या वो मुड़ जाएगी। तो हमारा मकसद होता है कि लकड़ी टिम्बर जो हम इंजीनियरिंग पर्पज के यूज करते हैं उसको यूज करने से पहले हम उसकी क्या कर लें, प्रॉपर सीजनिंग कर लें। और सीजनिंग करने के बहुत तरीके होते हैं। नेचुरल सीजनिंग भी होती है, आर्टिफिशियल सीजनिंग भी होती है। नेचुरल सीजनिंग में क्या करते हैं हम क्या करते हैं नेचुरल सीजनिंग में, हम अपनी लकड़ी को स्टेक के फॉर्म में रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं गैप में, ताकि उसमें अच्छे से एयर जो है वो सर्कुलेट होते रहे। तो हम कम से कम मिनिमम 6 महीने के लिए जो है अपनी लकड़ी जो है वो रख देते हैं ताकि वो प्रॉपर जो है उससे मॉइस्चर रिमूव हो जाए। ये होती है आपकी नेचुरल सीजनिंग। इसके अलावा आर्टिफिशियल सीजनिंग भी आपकी होती है, क्लीन सीजनिंग होती है आपकी भट्टी में उसको, या फिर केमिकल सीजनिंग होती है, या वाटर फ्लोइंग वाटर में हम उसको डाल सकते हैं। ये सब तमाम आपकी क्या है, आर्टिफिशियल सीजनिंग है। ठीक, डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हम इसके लिए जो अलग से लेक्चर लूंगा उसमें आपको मैं इसको चीज का क्लियर कर दूंगा, आपको इसको मैं सब चीज बता दूंगा। ठीक, तो पर्पज ऑफ सीजनिंग की मैं बात करूं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका टू रिड्यूस मॉइस्चर। क्या होगा, टू रिड्यूस मॉइस्चर।
किस काम आएगा? रिड्यूस मॉइस्चर। लकड़ी में सीजनिंग क्यों करते हैं हम? नमी की मात्रा को कम करने के लिए हम करते हैं। अच्छा ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि बाय विच प्रोसेस क्रैंकशाफ्ट इज मैन्युफैक्चर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यही नहीं, डिप्लोमा लेवल पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्रैंकशाफ्ट जो होते हैं आपके, वो किस मेथड से बनाए जाते हैं? फॉर्जिंग, मशीनिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, किस मेथड से बनाए जाते हैं? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, जो आपके क्रैंकशाफ्ट जो जनरली हम ये बनाते हैं वो किस मेथड से बनाते हैं? वो बनाते हैं हम फॉर्जिंग मेथड से। वो किससे बनाते हैं हम? फॉर्जिंग से। क्रैंकशाफ्ट किस प्रक्रम से बनाई जाती है? तो उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो करते हैं हम कौन सी करते हैं? फॉर्जिंग। बिल्कुल सही फॉर्जिंग। जयंत देवनाथ बिल्कुल सही। ठीक, आगे बच्चों हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े हैं तो एक चीज आ रही है यहां पर, राउटर प्लेन। राउटर प्लेन ये किस काम आता है? राउटर प्लेन इज कारपेंट्री वर्क इज यूज्ड फॉर। राउटर प्लेन क्या है? एक प्लेनर है। ये क्या है? एक कटिंग टूल है, प्लेनिंग टूल है। ये कटिंग करता है स्क्रैप की फॉर्म में। बिल्कुल जो आपने देखा होगा, आपने कारपेंटर जो यूज करता है वो किस काम आता है? ठीक, सबसे पहली बात तो है प्लेन है तो ये क्या है? प्लेनिंग टूल होगा। लेकिन किस काम आता है? गहराई में। ये आता है बच्चों काम जब आपको क्या करना पड़ता है? आपको गहराई में, या फिर अगर मैं बोलूं कि खांचों में अगर आपको अपना जो है, जो खांचे हैं उससे जो है अपनी बर्स रिमूव करनी है, अपने खांचों से आपने स्क्रैप, उसके लकड़ी की जो छाल्स हैं उसको रिमूव करके आपको प्लेन करना है, तो उस काम आता है जनरली। तो ये किस काम आएगा आपका? ये काम आता है बच्चों पूर्व में निर्मित खांचों को एक रूप गहराई बढ़ाने में। मतलब जो आपने खांचे काटे हुए हैं, लकड़ी के बीच में जो आपने खांचा काटा हुआ, उसको प्लेन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं राउटर प्लेन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, उसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। मतलब पूर्व में निर्मित खांचों को एक रूप गहराई बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े हैं तो ऑन विच प्रिंसिपल लॉ डज हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम वर्क। सब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम जो होता है वो किस काम पे करता है? तो बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है आपका, वो करता है आपका किस पे? पास्कल लॉ पे काम करता है। किस पे करता है? किस पे करता है? पास्कल्स लॉ पे काम करता है। ठीक है, इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों? तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो किस पे काम करता है? पास्कल लॉ पे काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। द डेप्थ, विड्थ, रेस्ट एंड रूट ऑफ विच थ्रेड आर इक्वल। आपने थ्रेड्स पढ़े होंगे, वो पूछ रहा है कि किस थ्रेड में, आपने पढ़े ना, स्क्वायर थ्रेड पढ़ रहे हैं, एस में थ्रेड पढ़ रहे हैं, बटरेस थ्रेड पढ़ रहे हैं, मीट्रिक थ्रेड पढ़ रहे हैं। वो पूछ रहा है बच्चों कि किस थ्रेड में आपका डेप्थ गहराई, विड्थ चौड़ाई, रेस्ट सबकी ऊंची चोटी जो होती है आपकी उसकी, और रूट जो बेस होता है आपका, वो जो है वो बराबर होता है। तो बच्चों इसका तो आपको सबको पता होगा, ये कौन सा थ्रेड होता है? ये होता है आपको बच्चों स्क्वायर थ्रेड। ये कौन सा थ्रेड होता है? ये होता है आपका स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड का क्या होता है आपका? ये बराबर होता है। इतना पता लग गया बच्चों? इतना पता लग गया आपको? इतना आपको पता लग गया? क्या होगा इसका? स्क्वायर थ्रेड होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। स्क्वायर थ्रेड। इसके अलावा बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, कितना हो गया आपका? ये सारे क्वेश्चन हो गया। ग्रे कास्ट बेटा, एक मिनट बेटा, इसमें उल्टा कर दिया हम लोगों ने, इसमें हमने उल्टा कर दिया है। आप लोगों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।
इसमें हमने उल्टा कर दिया। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग, हमने उल्टा कर दिया बेटा, यहाँ पर इस चीज का हमें ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया है। आप लोगों ने भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने पकड़ा नहीं। इसका में जो क्या होता है आपका कोटिंग जो फैक्टर होता है बच्चों, कोटिंग फैक्टर जो होता है, कोटिंग जो फैक्टर होता है वो क्या होता है आपका कोटिंग डायामीटर, कोटिंग डाया अपॉन, कोटिंग डाया मतलब इलेक्ट्रोड की पूरी जो आपकी डाया होती है, पूरी जो डाया होगी आपकी कोटिंग के बाहर की, कोटिंग डाया अपॉन, अपॉन क्या होगा आपका कोर डाया, कोटिंग डाया, कोटिंग डाया अपॉन, कोटिंग डाया अपॉन कोर डायामीटर। क्लियर हो गया? कोटिंग डायामीटर अपॉन कोर डायामीटर जो होता है आपका वो क्या होगा आपका कोटिंग फैक्टर होता है। इसके बाद कहां पर थे हम थे, हमारा ये हो गया था बच्चों, ये हो गया था। आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें, नंबर 9th क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। 9th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच टूल इज यूज्ड इन स्मिथ सॉफ्ट फॉर नेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टूल इज यूज्ड फॉर, विच टूल इज यूज्ड इन स्मिथ सॉफ्ट फॉर नेकिंग। स्मिथ सॉफ्ट में नेकिंग के लिए कौन सा टूल जो है यूज किया जाता है? तो स्मिथ सॉफ्ट में नेकिंग के लिए आपने बताओ, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे? 9th का बताइए, विच टूल इज यूज्ड, कोई बताओ मुझे। बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्जिंग का क्वेश्चन है, मुझे बताइए कौन सा टूल है इनमें से। देखो स्वेज भी नहीं करते हैं हम, ड्रिफ्ट भी नहीं करते हैं, ड्रिफ्ट क्या हो, ड्रिफ्ट भी नहीं करेंगे, पंच भी नहीं करते क्योंकि इससे क्या करते हैं होल, ड्रिफ्ट से क्या करते हैं आप उसको इनलार्ज करते हैं। इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? फुलर हो सकता है, फुलर ही इसका आंसर है। फुलर किस काम आता है? फुलर किस काम आता है? हमें अगर हमें नेकिंग करना है, हमें किसी कार्यखंड में गर्दन नुमा अगर आपका ढालना है अपनी प्रोसेस को, उसको मैं क्या बोलूंगा? फुलर, FULLERS, फुलर्स कहते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे हम? फुलर। 10वां क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़े, वाई शार्प कॉर्नर इन फॉर्जिंग ऑपरेशन शुड बी अवॉइडेड। वो बोल रहा है कि फॉर्जिंग प्रक्रिया में तीक्ष्ण कोनों, बिल्कुल अगर शार्प जो कॉर्नर होता है उससे बचा जाता है। फॉर्जिंग में हम शार्प कॉर्नर नहीं बनाया जाता, उसका क्या कारण है? वो बोल रहा है मशीनिंग छूट प्रदान करने के लिए, फॉर्जिंग को आसानी से हटाने के लिए, फ्लैश कम करने के लिए, तनाव संकेंद्रण से बचाव के लिए। बताओ बच्चों इसमें क्या होगा? ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा क्या है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होता है आपका तनाव संकेंद्रण से बचाव के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट, फॉर्जिंग में आपके जो कोने हैं, अगर आप उसमें कोने छोड़ देते हो, अगर आप कोने छोड़ देते हो तो वहां पर क्या आ जाता है? कंसंट्रेशन ऑफ स्टेट जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम वहां पर ज्यादा जो है शार्प कॉर्नर जो है फॉर्जिंग ऑपरेशन में बनाने से हम क्या करते हैं? बचते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, मोनल मेटल, मोनल मेटल कंटेन, मोनल मेटल किस चीज से मिलकर बना होता है? मोनल मेटल किससे बना होता है? कोई मुझे बताएगा मोनल मेटल क्या है? मोनल मेटल क्या होता है? निकिल का एलॉय है, इतना हम सबको पता है कि निकिल का एलॉय है, निकिल और कॉपर का। तो मोनल मेटल जो होता है वो क्या होता है? निकिल कॉपर का एलॉय होता है, और उसमें 3% जो अदर चीज होती है वो क्या होती है आपकी? वो होती है आपकी आयरन, कार्बन, आपका सिलिकॉन और मैग्नीज। ये 3% मात्रा में आपका ये क्या होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं अदर कंस्टिट्यूएंट में, तो अदर कंस्टिट्यूएंट में कार्बन क्या आएगा आपका? कार्बन आ सकता है आपका, आयरन, ठीक, इसके अलावा आपका सिलिकॉन, इसके अलावा आपका मैग्नीज। ये सारी तमाम चीजें जो है आपकी कितनी परसेंट होती है आपकी? ये 3% होती है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, ठीक, इतनी बात मेरी क्लियर हुई। इसका जो ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? बी होगा। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं हम, विच कोर बॉक्स इज यूज्ड फॉर इरेगुलर शेप। ये बच्चों ये जो है ये फाउंड्री का क्वेश्चन है, ये आपको नहीं पता होगा, फाउंड्री का क्वेश्चन है ये, फाउंड्री कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं पता होगा, इसको हम स्किप कर देंगे। वैसे इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? हिस्ट्रिकल है, उसका आंसर क्या है आपका? हिस्ट्रिकल है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का नहीं है, हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम इसको स्किप करते हैं।
13 क्वेश्चन में आते हैं, द एक्यूरेसी ऑफ सिंपल वेबल प्रोटेक्टर। सिंपल वेबल प्रोटेक्टर जो होता है आपका, सिंपल वेबल प्रोटेक्टर जो होता है आपका, वो क्या होता है आपका, उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, उसकी एक्यूरेसी होती है आपकी 1 डिग्री। सिंपल वेबल प्रोटेक्टर पूछ रहा है बच्चों, सिंपल वेबल, वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर अगर पूछता तो उसका कितना होता है आपका, उसका होता है आपका 5 डिग्री। यहां पर क्या बोल रहा है, सिंपल वेबल प्रोटेक्टर। तो सिंपल वेबल प्रोटेक्टर, जो सिंपल आपका वेबल प्रोटेक्टर होता है, सिंपल जिसको आप यूज ड्राइंग में भी यूज करते हो, वहां पर आपका जो उसका लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है आपका 1 डिग्री होता है। वो क्या होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन था, 1 डिग्री। अच्छा बेटा आगे हम अगर बढ़े, विच पार्ट ऑफ द स्ट्राइन फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। वेल्डिंग में हम पढ़ चुके हैं, वेल्डिंग में हम पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताओ, आप सब लोग वेल्डिंग पढ़ चुके हो, इसका क्वेश्चन आंसर बताओ, 14वें का आंसर बताओ, 14 का सबसे ज्यादा कौन सा होता है, 14 का बताओ, शाबाश शाबाश, 14 का बी, मुकेश कुमार बी। हाँ और कोई, और बाकी लोग, विच पार्ट ऑफ द स्ट्राइन फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। मुझे एक जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी। बिल्कुल, मैंने आपको बोला था कि वेल्डिंग की जो गैस फ्लेम आपकी होती है, ऑक्सीएसिटिलीन जो फ्लेम होती है आपकी, एसिटिलीन फ्लेम की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है वो इनर कोन जो होता है, बहुत ल्यूमिनस जो कोन होता है, उसका आपका क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। उसका आपका क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। जितना जो किस किस के बीच होता है आपका, 3100 और 3300 के बीच आपका टेम्परेचर होता है। वो कहां पर होता है, इनर ल्यूमिनस कोन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो होगा आपका कौन सा, बी। एसिटिलीन फ्लेम के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है, किसका होता है, इनर ल्यूमिनस कोन का, इनर वाला अंदर का जो चमकदार शंकु जो होता है आपका, उसका होता है। अच्छा, इंडक्शन हार्डिंग कॉइल इज मेड ऑफ, इंडक्शन कॉइल हम एक बार पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इंडक्शन कॉइल जो बनती है मेरी, वो किस चीज की बनाते हैं हम, वो बनाते हैं बच्चों कॉपर की, वो बनती है मेरी कॉपर की। इंडक्शन कॉइल किसकी बनती है, तांबे की बनती है हमारी। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम, द एंगल ऑफ एस में थ्रेड से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों, थ्रेड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। द एंगल ऑफ एस में थ्रेड्स इज 45 डिग्री, 66 डिग्री, 55 डिग्री, 29 डिग्री। ये बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन बताइए, द एंगल ऑफ एस में थ्रेड, एंगल ऑफ एस में थ्रेड 45 डिग्री होता है। क्या हो गया आप लोगों को, एंगल ऑफ एस में थ्रेड, जयंत देवनाथ एक बार ढंग से चेक करिए। बिल्कुल डीएस खन्ना, 29 आपका होता है। क्या होता है आपका, 29 होता है। क्या होता है आपका, 29 आपका क्या होता है, 29 होता है आपका किसका, एंगल ऑफ एस में थ्रेड जो होता है क्या होता है आपका 29। बिल्कुल बिल्कुल सही, एंगल ऑफ एस में थ्रेड आपका 29 होता है। ठीक, मीट्रिक थ्रेड का कितना होता है आपका, 60 डिग्री होता है आपका। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्विस्ट ड्रिल लिप क्लियरेंस एंगल इज, ट्विस्ट ड्रिल में लिप क्लियरेंस एंगल जो होता है वो कितना होता है, ट्विस्ट ड्रिल में लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है, कोई बताएगा जल्दी से। ट्विस्ट ड्रिल में लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है, कोई बताएगा। बी, और कोई, और कोई, और कोई, बी, और कोई। यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होगा, कुछ आपका कुछ बुक्स जो है ये 12 से 15 डिग्री देता है आपका, कुछ एंगल क्या देते हैं, जैसे आपकी कुछ जो बुक्स हैं आपकी, जैसे आपकी एक बुक्स आती है बलबीर सिंह
ठीक, उसमें क्या दिया होगा आपका, उसमें दिया होगा आपका कुछ दिया होगा। और अदर जो बुक्स देती हैं वो देती हैं आपकी क्या, अदर बुक्स जो है वो क्या लिख रही है आपकी, वो लिख रही है आपकी, ठीक। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन आयोग ने, यहां पर आयोग ने जो आंसर बताया है, जो स्टैंडर्ड बुक्स भी हमारी होती है, स्टैंडर्ड बुक्स जो आपने देखी है, उसमें जो आंसर है वो 12 डिग्री से 15 डिग्री है। ए इसका आंसर है, ए क्या है आपका आंसर है, मतलब 12 डिग्री से 15 डिग्री जो है इसको सही माना गया है आंसर, किसको, ट्विस्ट ड्रिल के लिप क्लियरेंस एंगर को। तो इसमें हो सकता था आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्यों, क्योंकि कुछ बुक्स में, आपकी कुछ बुक्स में जो है, आपकी कुछ बुक्स जो है उसमें जो एंगल है, कुछ बुक्स उसमें एंगल जो है आपसे 8 से 12 डिग्री दिया है, लेकिन आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखेंगे उसमें जो लिप क्लियरेंस एंगल होता है वो कितना होता है आपका, वो कितना होता है, वो होता है आपका, वो होता है आपका, वो कितना होता है आपका 12 से 15 डिग्री। तो इसलिए 12 से 15 डिग्री वाला जो आपका आंसर है वो हम सही मानेंगे, और आयोग ने भी इसको सही माना है। आगे अगर हम बढ़े, अगर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम अगर बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस एक्सटेंसली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट। बोल्ट बनाने के लिए नट, जिसमें नट लगता है वाला बोल्ट, जो बोल्ट बनाने के लिए, बोल्ट बनाने के लिए बोल्ट एंड नट, नट एंड बोल्ट, कौन सी प्रोसेस यूज होती है, किस प्रोसेस से हम नट एंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिप्लोमा में भी ये क्वेश्चन बहुत आया है, बहुत ज्यादा डिप्लोमा में पूछा गया था, और शायद इस बार एसएससी वो यूकेपीएससी जो जेई का पेपर जो था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और पहले भी काफी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो द प्रोसेस एक्सटेंसली यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट बच्चों, ये कौन सी होती है, शॉर्ट पिनिंग नहीं होती है, ये होती है बच्चों कोल्ड हेडिंग। आप हमेशा ध्यान रखना, नट एंड बोल्ट जो बनाए जाते हैं वो किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, वो कोल्ड हेडिंग से बनाए जाते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं, कोल्ड हेडिंग से। तो ये बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, काफी पूछा गया है पहले बार, और हर लेवल पे पूछा गया है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़े तो पूछ रहा है, द मैलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, अघात वर्धनीयता पदार्थ का वह गुण है जिससे यह, मैलेबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, मैलेबिलिटी क्या होती है, धातु की वह प्रॉपर्टी जिससे उसको सीट के रूप में ढाला जा सके, पतली पतली थिन सीट के रूप में जिससे उसको ढाला जा सके, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मैलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, मैलेबिलिटी। तो इसका स्टोर एनर्जी हो नहीं सकता, स्टोर एनर्जी क्या हो सकता, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, ये हो नहीं सकता, क्योंकि वायर क्या होता है आपका, डक्टिलिटी होता है, कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम एनर्जी, ये हो नहीं सकता। तो आंसर क्या बचा है आपका, कैन बी रोल्ड, जिसको रोल्ड किया जा सकता है सीट की फॉर्म में, ये उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। मुकेश कुमार 20 का ए, मुकेश कुमार 20 का ए, 20 का ए, हाँ बिल्कुल बच्चों। अगर आपने मेरे वेल्डिंग की क्लास को अगर पढ़ा होगा, अगर आपने मेरी वेल्डिंग की क्लास को अगर पढ़ा होगा, द कलर ऑफ होस पाइप ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, बेटा मैंने पढ़ाया है आपको, मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है। यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, पहले मैं बताऊंगा कि आंसर अकॉर्डिंग टू बीआईएस, अकॉर्डिंग टू बीआईएस आंसर क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू बीआईएस, अकॉर्डिंग टू बीआईएस इसका आंसर क्या होना चाहिए, द कलर ऑफ द होस पाइप ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, जल्दी बताइए बच्चों। 21 का ए, बाकी लोग, मुकेश कुमार ए, डीएस खन्ना बी, बाकी लोग अकॉर्डिंग टू बीआईएस बताइए बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीआईएस क्या होगा, कलर क्या होगा। मैं आपको YouTube में
आपको मैंने वेल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से, बेसिक जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, अगर आपने गैस वेल्डिंग को अच्छी तरीके से नहीं देखा है, तो मैं आपको बताऊं, आप एक बार आज दोबारा जाके गैस वेल्डिंग अगर मैंने पढ़ाया है, गैस वेल्डिंग सेटअप जो मैंने पढ़ाया है, उसमें एक बार आप जाके जरूर देखना कि अकॉर्डिंग टू बीआईएस मैंने क्या बताया था। अकॉर्डिंग टू बीआईएस ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसका होस पाइप का कलर क्या होगा? नहीं बच्चों, ब्लैक। मैक्सिमम बुक्स में ब्लैक को सही दिया है, मैक्सिमम बुक में ब्लैक मिलेगा आपको, और आयोग ने भी इसको सही दिया है। लेकिन बच्चों इसमें से जो राइट आंसर है, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा? वो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्लू। वो क्या होगा आपका? ब्लू। और ब्लू इसमें ऑप्शन ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार आपके जो होस पाइप जो है आपका ऑक्सीजन का, वो ब्लू कलर का होगा, और आपका एसिटिलीन फ्लेमेबल गैस जितनी भी होगी उसका जो कलर होगा वो क्या होगा आपका? वो रेड होगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। बेटा नीमे में तो बहुत सारी चीजें गलत है, ठीक, वो हमारी क्या कहते हैं, हमारी कंडीशंस ऐसी है कि हमें उन चीजों को सही मानना पड़ता है, क्योंकि वो लोग उसी को सही मानते हैं। लेकिन हमें करेक्ट चीजें भी पता होनी चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जो ब्लू दिया है बेटा, स्टैंडर्ड बुक्स जो है, अच्छी बुक्स जो है, या मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको बताऊं, मैं आपको दिखाता हूं, बेटा ये देखो, ये बीआईएस का डॉक्यूमेंट है। ये किसका डॉक्यूमेंट है? ये हमने नहीं बनाया है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने तैयार किया है। IS 447 1988। ये क्या बता रहा है? स्पेसिफिकेशन फॉर रबर होस फॉर वेल्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड। अब ये देखो बच्चों, ये क्या बोल रहा है? ये देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर रबर होस फॉर वेल्डिंग। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? आप यहां पर देखना, ये क्या बोल रहा है। अगर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, 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 तो यहां पर आपको पहले ही पेज में आपको एक चीज मिलेगी, द कलर ऑफ होस कवर सेल बी रेड फॉर होस फॉर फ्यूल गैस एंड ब्लू फॉर होस फॉर ऑक्सीजन एंड अदर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कर रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कह रहे हो। ये कौन कह रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर रहा है, बीआईएस, जो हम इंडिया में हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए मानक तैयार करता है, ये वो बोल रहा है। तो बच्चों मैं आपको बताया हूं कि अकॉर्डिंग टू बीआईएस, ये देखिए, स्पेसिफिकेशन फॉर रबर होस फॉर वेल्डिंग, ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये बीआईएस का डॉक्यूमेंट है। बीआईएस का डॉक्यूमेंट बोलता है कि साहब अगर आपको होस बनाना है फ्यूल गैसेस के लिए, मतलब एसिटिलीन जिसमें आग पकड़ने का खतरा हो, ऐसी गैसेस का, उसके लिए आप रेड कलर का बनाएंगे, और ऑक्सीजन के लिए जो आप होस बनाओगे वो किस कलर का बनाओगे? वो ब्लू कलर का बनाओगे। ये बच्चों मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, ठीक? तो इतना हमारा क्लियर हो गया कि यहां पर ब्लू अकॉर्डिंग टू बीआईएस, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, वो क्या बोलती है कि ब्लू होना चाहिए। लेकिन क्योंकि निम्न लेवल पे बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक, छोटी छोटी बुक्स जो है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो आयोग ने भी ब्लैक को ही आंसर दिया है। लेकिन काफी लोगों ने इसको आंसर को चैलेंज किया है, किसके? बीआईएस के डॉक्यूमेंट के बेस पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक। लेकिन हमें पता होना चाहिए आयोग ने क्या सही माना है? ब्लैक क्यों माना है? क्योंकि भाई सिलेंडर भी का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, इसलिए भाई होस पाइप का कलर भी उन्होंने क्या कर दिया? ब्लैक दे दिया, ठीक। लेकिन अगर हमें पता होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर बच्चों आपको पता नहीं है, ज्यादा जानकारी अगर लेनी है आपको गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट के बारे में, तो आप मेरी वीडियो जरूर देखें, वह गैस वेल्डिंग की वीडियो जरूर देखें। मैंने गैस वेल्डिंग के जो पुराने लेक्चर लिए हैं वेल्डिंग के, वो आप जरूर देखें। आपको छोटी से छोटी चीजें जो गैस वेल्डिंग के बारे में सारी क्लियर हो जाएगी,
क्लियर होगी। द यूज ऑफ रिमर, आगे बढ़ते हैं बच्चों, 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम। द यूज ऑफ रिमर, रिमर किस लिए उपयोग, रिमर का उपयोग। द यूज ऑफ रिमर, तो रिमर किस लिए उपयोग होता है, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ ड्रिल्ड होल, किस काम आता है, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ ड्रिल्ड होल, ड्रिल होल को उपयुक्त आकार तक फिनिक्स करने के लिए। बिल्कुल सही बात है, पहले ही लाइन में इसने सही लिख दिया। इनलार्ज होल नहीं, इनलार्ज करने के लिए क्या होता है हमारे पास, इनलार्ज करने के लिए क्या होता है हमारे पास, कोई मुझे बताओ। इनलार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरिंग टूल यूज करते हैं। टू ड्रिल होल, ड्रिल होल के लिए हम ड्रिल बिट यूज करते हैं। थ्रेडिंग होल के लिए हम क्या करते हैं, हम थ्रेड्स यूज, वो अपने जो है चूड़ी काटने के लिए हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं। हम टैप यूज कर सकते हैं, ठीक। आउटर थ्रेड अगर हमें बड़े काटने हैं तो उसके लिए हम कुछ और यूज करते हैं, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, वो क्या होगा आपका, वो होगा, वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका, वो कौन सा होगा, वो होगा पहला आपका करेक्ट आंसर होगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। ड्रिल्ड होल को उपयुक्त आकार तक फिनिशिंग करने के लिए ये यूज होता है। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। आगे हम चलते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, कौन सा ट्रांसफॉर्मर जो है आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। बच्चों मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जो भी आज जुड़े हैं, जिन्होंने इससे पहले जो है वेल्डिंग की वीडियो अच्छे से नहीं देखी है, एक बार आप वेल्डिंग की वीडियो जो है, जितनी आपको मैंने पढ़ाया है, जितनी मैंने वीडियो अपलोड की है, जितनी मैंने क्लासेस लाइव ली है, एक बार आप वो जरूर देखें। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। आपको यहां पर पता लग जाएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफर हम क्यों यूज करते थे, क्यों यूज करते हैं। हमेशा आर्क वेल्डिंग में ज्यादातर जो हम यूज करते हैं, हमारे आर्क वेल्डिंग जो है वो कहां यूज करते हैं, आर्क वेल्डिंग हम कौन सा ट्रांसफर यूज करते हैं, स्टेप डाउन। यहां पर क्या करना पड़ता है हमें, वोल्टेज जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है वो क्या होती है, 240 से 440 वोल्ट के बीच में जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है, ठीक। उस वोल्टेज को हम क्या करना पड़ता है, हमको उसको लो करना पड़ता है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, लो वोल्टेज हाई करंट। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, उसके लिए यूज करते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफर। स्टेप डाउन और स्टेप अप, स्टेप डाउन सब नंबर ऑफ वाइंडिंग का खेल है, इनपुट आउटपुट। आपको पता है ट्रांसफार्मर जो बनके मिला होता है किससे बनता है, इनपुट वाइंडिंग आउटपुट वाइंडिंग। इनपुट वाइंडिंग में अगर मैं क्या कर दूं, ज्यादा है मेरी, आउटपुट वाइंडिंग में अगर मैं नंबर ऑफ कॉइल्स जो टर्न्स है वो कम कर दूं, तो मेरी वोल्टेज क्या होती है, डाउन हो जाती है। इसका उल्टा कर देता हूं, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग के केस में जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं बच्चों, वो कौन सा करते हैं, स्टेप डाउन यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, ठीक। अच्छा, एक फिर दोबारा बच्चों कारपेंट्री का क्वेश्चन आ गया है। द सेंट्रल लेयर ऑफ प्लाईवुड इज कॉल्ड, सेंट्रल आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये कारपेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी जो प्लाई होती है बच्चों, प्लाई वुड के बदले जो आप यूज करते हैं, दूसरी कैटेगरी प्लाई, जिसके आपने फोल्डिंग बनते हो, फर्नीचर आपके बनते हो, वो बोल रहा है उसकी जो सेंट्रल लेयर होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल मध्य जो लेयर होती है सेंट्रल। प्लाईवुड की केंद्रीय परत को क्या कहा जाता है, कोई मुझे बताएगा बच्चों, प्लाईवुड की केंद्रीय परत को क्या कहा जाता है, कोई मुझे बताएगा, क्या बताएगा। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप कारपेंट्री लाइन के नहीं हो। एक्चुअली बच्चों ये वाला जो पेपर था ये कंबाइंड पेपर है, हर ब्रांच के लिए कंबाइंड पेपर है, ठीक। तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं कोर। इसको हम क्या कहते हैं, कोर। इसको क्या कहते हैं हम, फ्लोर। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज नहीं होता डायल टेस्ट इंडिकेटर, डायल टेस्ट इंडिकेटर फ्लैटनेस, पैरेललनेस, ओवलनेस, मार्किंग। भैया डायल टेस्ट इंडिकेटर क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर ऑप्शन में एक मार्किंग भी है, मार्किंग थोड़ी ना करते हैं हम इससे क्या करते हैं, मेजरिंग टूल है, प्रिसिजन मेजरिंग टूल है। तो सबसे पहली बात है डायल, ये अपने आप में क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये क्या होगा, मार्किंग टूल नहीं है भाई। डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम फ्लैटनेस भी चेक करते हैं, पैरेललिज्म भी चेक करते हैं, ओवलनेस भी चेक करते हैं, नहीं यूज करते हैं। तो किसके लिए, मार्किंग के लिए यूज नहीं करते हैं। 2500 में जा जाओ बच्चा जल्दी। विच टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट द टू पाइप ऑफ डिफरेंट टाइपर, दो पाइप है बच्चों, एक ज्यादा डायमीटर का है, एक उससे कम डायमीटर का है, उनको आपस में जोड़ना है। किससे जोड़ेंगे हम, किससे जोड़ेंगे, रिड्यूसर। किससे जोड़ेंगे हम बच्चों, रिड्यूसर।
रिड्यूसर यूज करते हैं। रिड्यूसर 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 उसमें रिड्यूसर कैसा होता है, एक तरफ का रिड्यूसर का एक पार्ट का पार्ट उस डायमीटर का होगा जिसमें बड़ा डायमीटर जाना है, एक उस डायमीटर का होगा जिस डायमीटर में छोटा वाला पाइप फिट होना है, इसको कहते हैं बच्चों रिड्यूसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन, बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, बच्चे को पता होगा, सबको पता होगा, ठीक। जिसने एक क्लास भी अगर वेल्डिंग की ले ली उसको पता होगा कि रेशियो ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन क्या होता है न्यूट्रल फ्लेम में, तो क्या होता है आपका 1:1 होता है। क्या होता है 1:1 होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच मेटल वेल्डिंग प्री हीटिंग एंड पोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता चुका हूं ये भी चीज, ये मैं बता चुका हूं आपको, अगर मेरे लेक्चर आप देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच मेटल वेल्डिंग प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग इज रिक्वायर्ड, आपके जो हार्ड मटेरियल होते हैं बच्चों, जैसे आपका हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, इनको वेल्डिंग करने के लिए आपको इनकी क्या करनी पड़ती है, प्री हीटिंग करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर हाई कार्बन स्टील है, यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो क्या होती है, परसेंट ऑफ कार्बन जो क्या होती है आपकी हाई होती है, क्या होती है, हाई होती है, ठीक। तो इसको वेल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्री हीटिंग करना पड़ता है। वेल्डिंग करने से पहले उसको हीट करना पड़ता है जहां पर हमें वेल्डिंग करना है, उसके बाद वेल्डिंग करने के बाद हम जो वेल्ड ज्वाइंट बन जाता है उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग, मतलब वेल्डिंग करने से पहले हीट करना और वेल्डिंग करने के बाद हीट करना, पोस्ट हीटिंग। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, ये किसके लिए होगा, आपका हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, अगर हमें इनकी वेल्डिंग करनी है, ठीक, तो हम किसके लिए करते हैं आपका। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग जो है पॉसिबल है, वेल्डिंग जो करी जा सकती है, लेकिन व्हाइट कास्ट आयरन जो है वो वेल्डेबल नहीं होता है, वो आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता। वेल्ड अगर होगा भी तो एकदम क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में होता है, कंबाइन फॉर्म में होता है, और वो बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है। तो अगर ज्वाइंट वहां पर बन भी गया तो एकदम क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो हमेशा आप ध्यान रखना बच्चों, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ग्रे कास्ट आयरन की जो है वो वेल्डेबल है, लेकिन व्हाइट कास्ट आयरन जो होता है आपका वो वेल्डेबल नहीं होता है। कास्ट आयरन की जो वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है, इतने बच्चों आप ध्यान रखना। आर्क वेल्डिंग, अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन बच्चों इसमें आ गया आपका, ये द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कटिंग स्पीड ऑफ सेपर का क्वेश्चन आ गया बच्चों। इसमें एक क्वेश्चन आपका सेपर का आ गया है कि द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द कटिंग स्पीड ऑफ द सेपर, आपके सिलेबस में हो सकता है, फिटर वालों के सिलेबस में ना हो, ठीक, आपके सिलेबस में ना हो तो आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक। इसको हम स्लाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर मैं देखूं अगर मैं इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो जिमलेट आपको पता है, जिमलेट आप लोगों को पता होगा बच्चों, जिमलेट क्या होता है, जिमलेट बताइए मुझे जल्दी, जिमलेट क्या होता है, जिमलेट क्या होता है, जिमलेट क्या होता है बच्चों जल्दी बताइए। 28 का बी, हाँ ठीक है बच्चों 28 का बी है, अगर हमारे सिलेबस में है नहीं तो हो सकता है हमें पता नहीं हो। ये क्या होता है, n प्लस l इंटू 1 प्लस के, ठीक, अपॉन 1000 होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं बेटा 1000 और 100 में, इतना आपका हमेशा ध्यान रखना, इसमें आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक। ये आपके हो सकता है आपके इसमें सेपर ना हो, मशीनिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक। जिमलेट इज अ मार्किंग टूल, कटिंग टूल, प्लेनिंग टूल, बोरिंग टूल। बताओ बेटा जिमलेट क्या है, जिमलेट क्या है, कोई मुझे बताएगा जिमलेट क्या है। जिमलेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काफी पूछा गया है। जिमलेट बच्चों, जिमलेट होता है आपका बच्चों बोरिंग टूल। क्या होता है बच्चों आपका, बोरिंग टूल। जिमलेट आपका क्या होता है, बोरिंग टूल, ठीक। ये क्या होता है आपका जिमलेट, बोरिंग टूल। अच्छा बच्चों 30 क्वेश्चन में हम आ जाएं, इतना ही हम आज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ड्रिल इन लेटर साइज ड्रिल, टोटल कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, कितने लेटर होते हैं टोटल, टोटल बच्चों इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर होते हैं कितने, 26। कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं, 26। तो नंबर ऑफ ड्रिल इन लेटर साइज ड्रिल भी कितने होंगे आपके, 26। इतना बच्चों आप ध्यान रखेंगे, ठीक। आज इतना ही करते हैं बेटा 30 तक। नेक्स्ट जो है हम बाकी जो हम बचे हुए क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे, ठीक। और इसी तरीके से नए नए क्वेश्चन, अलग अलग पेपर, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नई चीजों को जानने के लिए बेटा आप लोग जुड़े रहें।
आप लोग जुड़े रहें। इसी एक चीज में आपको एक पहला वाला जो बेटा दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसको आप तीसरा वाला क्वेश्चन जो है इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक। द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग फैक्टर वो क्या होता है आपका कोटिंग डायमीटर अपॉन कोर डायमीटर। ये क्या होता है आपका कोटिंग डायमीटर अपॉन कोर डायमीटर। उल्टा हो गया था ये, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हेलो, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। मेक इट इज प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल हम इंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसको डिस्कस कर रहे थे और 30 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हुए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज, ठीक। हमें इसको कवर करना है। 31 क्वेश्चन जो है बोल रहा है बच्चों, विच टूल इज यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ मेटल शीट। धातु चादर की मोटाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपयोग का उपयोग किया जाता है बताओ। तो जल्दी से लाइव आ जाओ। Which tool is used to measure thickness of metal sheet? धातु चादर की मोटाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये क्या होता है आप सबको पता होता है। फिलर गेज किस काम आता है। फिलर गेज आता है आपका गैप नापने का। रेडियस गेज किस काम आता है आपका रेडियस को मापने का। अगर आपने जॉब बनाते हो आपने देखा होगा रेडियस अगर आपको मेजर करनी है कि कितनी रेडियस है उस काम आता है। वायर गेज बच्चों, वायर गेज जो होता है आपका वायर गेज वो काम आता है किसका मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल शीट, ठीक। किसके काम आता है आपका मेटल शीट की थिकनेस को अगर मापना है तो वायर गेज से मैं आसानी से माप सकता हूं। इसके अलावा जो वायर की डायमीटर होती है वो भी हम इससे मेजर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन पे आते हैं। द मोल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निम्न में किसका अनुपात होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेन टू स्ट्रेन ये नहीं होता है। डायरेक्ट स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये भी नहीं होता है। ये होता है लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन, ये तो नहीं होता है। शियर स्ट्रेन टू स्ट्रेन ये नहीं होता है। तो यहां पर बचा आपका कौन सा डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और यही आपका आंसर होगा। किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निम्न में से किसका अनुपात होता है। तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष प्रतिबल और आयतनिक विकृति का जो अनुपात होता है वो क्या होता है आपका बुल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल। तो आपका V जो होगा आपका क्या हो जाएगा यहां पर B जो है बच्चों आपका क्या हो जाएगा यहां पर आंसर हो जाएगा किसका 32वें का क्या हो जाएगा बच्चों 32वें का B आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Which is the value of standard drill angle? स्टैंडर्ड ड्रिल एंगल जो ड्रिल का एंगल होता है, स्टैंडर्ड ड्रिल एंगल क्या होता है आपका ड्रिल बिट का स्टैंडर्ड ड्रिल एंगल जो है हम क्या लेते हैं ये सभी को लगभग पता होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जनरली हम बहुत पढ़ते हैं सब लोग। ये क्या होता है आपका 118 डिग्री सेल्सियस 118 डिग्री क्या होता है आपका 118 डिग्री। मानक ड्रिल कोण का मान जो होता है वो कितना होता है आपका 118 डिग्री। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं 34th क्वेश्चन पे हम आते हैं। 34th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों फ्रॉम द फॉलोइंग द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है सभी को पता होगा। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है कास्ट आयरन ढलुआ लोहा है कि पिटवा लोहा है कच्चा लोहा है या उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द दीज। तो क्या होगा इसमें प्यूरेस्ट फॉर्म रॉट आयरन होता है। और रॉट आयरन कितना प्योर हो सकता है कितना प्योर हो सकता है आपका 99.9% तक जो है आपका क्या हो सकता है प्योर हो सकता है 99.
99 तक आपका क्या हो सकता है, आपका रॉट आयरन जो है वो प्योर हो सकता है। रॉट आयरन कैसे बनाया जाता है, आपका जो आयरन होता है किस किस फर्नेस से बनाया जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रॉट आयरन किस प्रोसेस से बनाता है, पडलिंग प्रोसेस, पडलिंग, यहां पर बच्चों पडलिंग फर्नेस, पडलिंग प्रोसेस या पडलिंग, पडलिंग, और एक एस्टन, एस्टन से, एस्टन, और एस्टन को बच्चों बेयर्स प्रोसेस भी कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, इनकी प्रोसेस है, प्रोसेस है किसको, बनाने की, बनाने की प्रोसेस है किसको, रॉट आयरन को। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो बोल रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है बच्चों वो क्या बोल रहा है, इन स्टॉप कॉक द फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड बाय, इन स्टॉप कॉक द फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड बाय। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये किस चीज का है, आपका प्लम्बर, प्लम्बिंग का है, आपका प्लम्बर का क्वेश्चन है आपका। ठीक, आपका पाइप फिटिंग का क्वेश्चन है, कौन 35, इन स्टॉप कॉक, इन स्टॉप कॉक, इन स्टॉप कॉक द फ्लो ऑफ वाटर इज कंट्रोल्ड बाय। स्टॉप कॉक में जो फ्लो ऑफ वाटर है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो बच्चों कैसे कंट्रोल किया जाता है, आपका स्टॉप कॉक जो होता है इसमें आपकी सर्कुलर डिस्क लगी होती है, वृत्ताकार की जो वृत्ताकार आकार की जो है आपकी क्या होती है, आपकी डिस्क होती है, उससे ही आपका क्या होता है, आपका जो वाटर का फ्लो है वो कंट्रोल होता है। तो इतना ध्यान रखेंगे बच्चों आप, जो आपका स्टॉप कॉक होता है, स्टॉप कॉक होता है, इसमें जो आपका वाटर कंट्रोल होता है वो किससे होता है, आपका सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क से आपका क्या होता है बच्चों, वाटर कंट्रोल होता है। ठीक, इसके बाद बच्चों 36 नीचे क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वेल्डिंग डिफेक्ट इज डिटेक्टेड बाय लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट से जो है कौन सा डिफेक्ट जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है वेल्डिंग का, बताइए बच्चों जल्दी से, जल्दी बताइए। लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट किसके लिए हम करते हैं, जनरली लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट जो हम किसके लिए करते हैं, वो करते हैं बच्चों हम क्रैक को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट। आपका कौन सा टेस्ट है, डिस्ट्रक्टिव या नॉन डिस्ट्रक्टिव, लिक्विड पेनिट्रेशन जो टेस्ट जो है बच्चों, ये आपका जो टेस्ट है ये कौन सा है, एनडीटी, मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का आपका एक मेथड है, कौन सा, आपका लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विच इज अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ ऑफ बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट की मजबूती को ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट उचित है, इसको बताइए बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हमें बट ज्वाइंट की अगर स्ट्रेंथ को अगर जानना है तो सबसे अच्छा जो टेस्ट है वो कौन सा होगा, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताइए। बटर ज्वाइंट की अगर मुझे स्ट्रेंथ चेक करनी है तो सबसे अच्छा जो मेथड है, सबसे अच्छे जो रिजल्ट मिलते हैं वो किसमें मिलते हैं बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, वो मिलते हैं आपके बैंड टेस्ट में। किसमें मिलते हैं, आपके बैंड टेस्ट में, किसमें, बैंड टेस्ट में जो है आपके सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक, किसमें केस में, आपका अगर मुझे बट ज्वाइंट की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी हो। और बच्चों एक चीज और चीज, बट ज्वाइंट जो होता है ये क्या होता है आपका सबसे बहुत अच्छा मजबूत, सबसे बहुत मजबूत ज्वाइंट होता है आपका, क्या होता है आपका मजबूत जोड़, सबसे मजबूत जो जोड़, रोबस्ट ज्वाइंट जो होता है आपका वो कौन सा होगा, आपका बट ज्वाइंट होता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। आगे अगर हम बढ़े, द पर्पज ऑफ रिंग गेज, रिंग गेज किस काम आता है बच्चों, रिंग गेज जो होता है वो किस काम आता है, किस काम आता है बच्चों रिंग गेज, जल्दी बताओ। चेक द थ्रेड डायमीटर नहीं, टेपर एंगल इसके लिए भी नहीं, चेक द आउटसाइड डायमीटर या फिर होल चेक करने के लिए किया जाता है बच्चों। जल्दी से बताइए बच्चों क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। 38 पूछ रहा हूं बच्चों मैं, 37 का डी बिल्कुल सही है, 37 का भी डी बिल्कुल सही है। 38 का क्या होगा बच्चों, 38 का क्या होगा,
38 का पूछ रहा हूं बेटा, 38 का बी, 38 का बी, 38 का बी, और बताइए बेटा कोई 38 का बी कैसे हो जाएगा बच्चों? रिंग गेज किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं? रिंग, रिंग कैसे होती है? रिंग कैसे होती है? इस तरीके अंदर, अंदर से कैसी होती है आपकी? खोखली होती है। मतलब किसी चीज का, कोई चीज हम उसके अंदर डालेंगे तो मतलब आउटसाइड जो डायमीटर होगा है, आउटसाइड डायमीटर अगर हमें चेक करना है बच्चों तो हम किससे करेंगे? अगर आउटसाइड डायमीटर हम चेक करना है तो हम किससे करेंगे बच्चों? वो करेंगे हम किससे? रिंग गेज से। तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा कि रिंग गेज जो होता है वो भारी व्यास को जांचने के लिए यूज किया जाता है। इतना मेरा ध्यान। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा कारपेंटरी शॉप का है, कंपेयरिंग रिप सॉ विद क्रॉस कट सॉ, इसको हम स्किप करेंगे, कारपेंटरी शॉप का क्वेश्चन है, ठीक। ले सकते हो, कंपेयरिंग रिप सॉ विद क्रॉस कट सॉ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? क्रॉस कट सॉ हैव ग्रेटर पिच, द डेप्थ ऑफ रिप सॉ टीथ इज लेस, द नंबर ऑफ टीथ पर यूनिट लेंथ इज मोर इन रिप सॉ, ठीक। इनमें से क्या होगा बेटा? क्रॉस कट सॉ और आपका जो है उसको रिप सॉ को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, क्रॉस कट सॉ हैव ग्रेटर पिच, तो इनमें से बेटा कोई भी इसका, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है आपका वो सही नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका? नन ऑफ द एबव, ठीक। ये कारपेंटरी शॉप का इसमें क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 40, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेयर इज ड्रिफ्ट यूज इन स्मिथी शॉप? ड्रिफ्ट कहां यूज होता है? स्मिथी शॉप में ड्रिफ्ट कहां पर यूज होता है? ड्रिफ्ट कहां पर यूज होता है बेटा? ड्रिफ्ट अगर हम फॉर्जिंग शॉप की अगर बात करें, फॉर्जिंग शॉप की अगर हमें बात करूं, फॉर्जिंग शॉप में जो पंच होता है वो यूज होता है किस लिए बच्चों? होल करने के लिए। किस लिए होता है? होल करने के लिए। और ड्रिफ्ट होता है अगर उस होल को फॉर्जिंग के केस में अगर इनलार्ज करना हो, एक्सपेंड करना हो तो यूज होता है मेरा क्या? वो यूज होता है ड्रिफ्ट यूज होता है। किस केस में बच्चों? स्मिथी शॉप। स्मिथी शॉप किससे रिलेटेड है आपकी? फॉर्जिंग से। किससे रिलेटेड है? फॉर्जिंग से, ठीक। स्मिथी शॉप क्यों बोल देंगे इसको बच्चों? स्मिथी शॉप क्या होती है? जहां पर हैंड फॉर्जिंग की जा सकती है, यहाँ पर मशीनों का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पर क्या की जाती है? आपकी हैंड। जैसे आपका ब्लैक स्मिथ करता है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है बच्चों? वो हाथ से काम करता है, एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई करता है ठोकने पीटने के लिए, वो किससे करता है? आपका हैमरिंग एक्शन से, हैमर की सहायता से। तो इसको बोलते हैं बेटा स्मिथी शॉप। अच्छा, हाई स्पीड स्टील बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा, बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। 18:4 हाई स्पीड स्टील। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, 18:4 हाई स्पीड स्टील कौन सा है? ये क्या है बेटा? टंगस्टन टाइप है। टंगस्टन टाइप, टंगस्टन टाइप है, ठीक। जिसमें 18 क्या है? 18% जो होता है बच्चों वो क्या होता है आपका? टंगस्टन, डब्ल्यू जिसे हम नोट करते हैं। 4% जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है आपका क्रोमियम। और 1% जो बच्चों होता है वो होता है आपका वेनेडियम। तो देख लो बच्चों कौन सा क्वेश्चन, आप कौन सा आंसर इसमें सही हो रहा है? टंगस्टन 18, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%। तो सी जो होता है बच्चों, जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सी वाला जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच थ्रेड आर कट ऑन द लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन? बहुत जनरल, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों कि आपका जो लेथ का जो लीड स्क्रू होता है उसमें कौन सा थ्रेड कटा होता है? बताइए बेटा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। 42वां 42 बताइए बेटा, 42 बताइए जल्दी से। 42 का आंसर क्या होगा? विच थ्रेड आर कट ऑन द लीड स्क्रू? लेथ मशीन का जो बच्चा लीड स्क्रू होता है, लीड स्क्रू किस काम आता है? किस दौरान यूज होता है? जब आप थ्रेड काटते हो अपनी जॉब पे, अगर थ्रेड काटना है आपको तो उस दौरान आप लेड स्क्रू का प्रयोग करते हैं। तो लेड स्क्रू में जो थ्रेड कटे होते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बच्चों आपके, वो होता है आपका एस्मे थ्रेड। वो कौन सा होता है बच्चों? एस्मे थ्रेड होता है। वो कौन सा होता है? एस्मे थ्रेड, ठीक। किस तरीके से होता है आपका? इस तरीके का होता है आपका, ठीक। किस तरीके का होता है? इस तरीके के आपके थ्रेड कटे होते हैं। किसमें? आपके लीड स्क्रू में, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़े बच्चों,
ठीक। तो इक्विपमेंट टूल यूज फॉर ड्राइंग बिगर सर्कल, अगर आपको बहुत बड़ा सर्कल अगर खींचना है, अगर आपको बहुत बड़ा सर्कल खींचना है, बहुत बड़ा सर्कल खींचना है, तो उसके लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, उसके लिए आप कौन सा यूज करते हो? बहुत बिगर अगर आपको सर्कल खींचना है तो बच्चों सबसे पहली बात तो है उसके लिए यूज जो होता है बच्चों वो होता है आपका ट्रेमल। क्या होता है आपका? ट्रेमल। और आपका आपने जनरली देखा होगा ये कारपेंटरी शॉप में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या क्या होता है आपका? बहुत बड़ा अगर आपको सर्कल खींचना है तो उसके लिए क्या यूज होता है बच्चों? उसके लिए क्या आता है आपका? ट्रेमल यूज होता है। इसमें आप ध्यान रखोगे। ये क्या है आपका? ये है आपका मार्किंग टूल। क्या है बच्चों? ट्रेमल क्या है आपका? ये क्या है आपका? मार्किंग टूल। ये क्या है आपका? मार्किंग टूल। ठीक। आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़े हैं, विच टैब इज यूज टू कट थ्रेड इन अ ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल में अगर मेरे को ब्लाइंड होल में अगर थ्रेड काटने हैं बच्चों तो कौन सा जो टैप है मैं वो यूज करूंगा? जल्दी बताइए बच्चा, कौन से यूज करूंगा मैं? कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टैप इज यूज टू कट थ्रेड इन ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल में अगर बच्चों मुझे थ्रेड काटने हैं तो मैं क्या कौन सा यूज करता हूं? हमेशा बॉटमिंग टैप। ये कहाँ है आपका? ये ब्लाइंड होल के लिए यूज होता है आपका ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल में अगर मुझको थ्रेड काटने हैं बच्चों, ब्लाइंड होल कैसे होता है? जो होल आर पार नहीं होता है। अगर किसी जॉब में अगर मैं थ्रेड का होल कर रहा हूं और वो आर पार नहीं है, कहीं ऊपर तक बीच तक में आपका क्या है? होल। इसको क्या कहूंगा बच्चों? ब्लाइंड होल, जिससे आर पार नहीं दिखता है। ऐसे होल को ब्लाइंड होल कहता हूं। ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, विच अलाउंसेस इज गिवन इन क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में बेटा क्लियरेंस खाली जगह, क्लियरेंस फिट में कौन सी अलाउंस हम देते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। 45 बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियरेंस कब होता है? क्लियरेंस मतलब खाली जगह वो कब होगी? जब मैं पॉजिटिव अलाउंसेस दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा। ठीक। पॉजिटिव अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होती है? छूट होती है, छूट। पॉजिटिव अलाउंसेस अगर मैं छूट देता हूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों? उसको बोलता हूं मैं क्लियरेंस। ठीक। इतना हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ पाइप, ये बेटा प्लम्बिंग शॉप का क्वेश्चन आएगा। ठीक। प्लम्बिंग का क्वेश्चन आएगा, पाइप फिटिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। ठीक। ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है बच्चों कि नंबर ऑफ पाइप इन टू पाइप सिस्टम। टू पाइप सिस्टम जो होता है उसमें कितने पाइप होते हैं? तो बच्चों टू पाइप सिस्टम में अगर आपको जानकारी नहीं है तो टू पाइप सिस्टम में बच्चों जो पाइप की नंबर होती है वो 4 पाइप होती है। टू पाइप सिस्टम में क्या होते हैं आपके? 4 पाइप होते हैं। क्या होते हैं आपके? 4 पाइप होते हैं। इतना क्लियर हो गया? अदर नेम ऑफ डैम्पर। डैम्पर क्या होता है बच्चों? डैम्पर एक युक्ति है जो क्या करती है आपकी? शॉक जो होती है, झटके होती है, कंपन होती है, उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, उसको सहती है, आगे नहीं बढ़ने देती है, अपने आप में ही समा जाते हैं। तो ऐसे आपको कौन लग रहा है कि डैम्पर क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। देखो पहला ही ऑप्शन जो है वो क्या है? शॉक एब्जॉर्बर। तो डैम्पर को हम बच्चों क्या कहते हैं? शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। डैम्पर को हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। डैम्पर को हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? इन बीआईएस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन बीआईएस सिस्टम ऑफ ग्रेड, 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस आर डिजाइंड एज। ये बताइए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 48, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन बीआईएस सिस्टम 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस आर डिजाइंड एज। बताइए बच्चों, जल्दी बताइए क्या होता है? इतना बताइए। ये होता है बेटा शुरू IT 01 से शुरू होता है। ठीक। IT 01 के बाद क्या होगा आपका? IT 01 के बाद है 1 से पहले क्या होगा? IT 0 आएगा आपका। फिर आएगा क्या? IT 1, फिर IT 2, IT 3 और लास्ट में होता है बेटा IT 16। टोटल अगर आप गिनोगे इसके बीच में, अगर टोटल आप गिनोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका टोटल आ जाएंगे 18 ग्रेड्स ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस आ जाएंगे। IT 01, IT 0, IT 1। इसका ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। IT 01 के बाद हमेशा क्या आएगा? IT 0 आएगा, फिर IT 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? डी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच पार्ट ऑफ टिम्बर ट्री इज कॉल्ड पिथ। पिथ किसे कहते हैं?
किस पार्ट को आपका इनर वाले को कहते हैं बच्चों, कि आउटर वाले को कहते हैं, या फिर आउटर एनुलर रिंग को कहते हैं, तो किसको आप पिथ कहते हैं। ठीक, ये जो बच्चों कारपेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका 49, लेकिन आपका पता होना चाहिए आपका। तो आपका क्या होगा, आपका पिथ किसे कहते हैं बच्चों, पिथ किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट इनर बार। देखो पिथ क्या होता है बच्चों, सबसे अंदर की जो आपकी क्या होती है, सबसे अंदर का जो आपका पॉइंट होता है उसको क्या कहेंगे आप, उसको पिथ कहते हैं। लेकिन वो बार्क नहीं होती है, बार्क क्या होती है, आउटर लेयर होती है आपकी। ठीक, तो इनर तो ठीक था, काफी लोगों ने ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत मारा, लेकिन उसने कंफ्यूज कर दिया। इनर तो ठीक है बेटा, सबसे अंदर की जो लेयर है, सबसे इनर लेयर, इनर मोस्ट लेयर। ठीक, लेकिन इनर तो है लेकिन बार्क नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आउटर मोस्ट तो है ही नहीं, आउटर रिंग है, तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नन ऑफ द अबव। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, काफी लोगों का ये गलत हुआ होगा। ट्रेमल आ गया बेटा, वही ट्रेमल अभी पूछा था, इससे पहले भी ट्रेमल पूछा था, अभी दोबारा पूछा। मैंने वहीं पर आपको बता दिया था कि ट्रेमल क्या है बच्चों, ट्रेमल क्या है, तो ट्रेमल क्या है आपका, ये होता बच्चों मार्किंग टूल है। ट्रेमल क्या है बच्चों आपका, मार्किंग टूल है। ट्रेमल क्या होता है आपका, अभी वहीं पर बता दिया था मैंने, ट्रेमल क्या है आपका, मार्किंग टूल। क्या आपका, मार्किंग टूल। अगर बहुत बड़े आपको सर्कल, बिग सर्कल अगर आपको खींचने हो, ड्रॉ करने हो बिग सर्कल, तो आप किस चीज का यूज करते हो बच्चों, वो आप करते हो आप किसका, ट्रेमल का। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेथ इज सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल। Which of the following lathe is suitable for mass production on large scale? निम्नलिखित में से कौन सी खराद बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त है। लार्ज स्केल कौन सी बच्चों, इंजन लेथ नहीं, स्पीड लेथ नहीं, कैप्स्टन लेथ, बेंच लेथ भी नहीं होगी। कौन सी बची बेटा, एक कैप्स्टन लेथ बची, जो क्या है आपकी मीडियम प्रोडक्शन लेथ है। क्या है बच्चों, ये आपकी क्या है, ये मीडियम प्रोडक्शन लेथ है। ये क्या है आपकी, मीडियम प्रोडक्शन लेथ है। ठीक, तो आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैप्स्टन लेथ। ठीक, तो 51 का बच्चों, 51 का जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई दिक्कत। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। द शेप ऑफ प्रिचल होल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना बच्चों। The shape of pitchel hole in an anvil is, अगर आप एनविल की सरफेस देखोगे ऊपर वाली बच्चों, अगर आप ऊपर वाली सरफेस देखोगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके की ऊपर वाली सरफेस होती है। फिर यहां से किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है। फिर यहां से कुछ इस तरीके का होता है, कुछ होता है ऐसी होता है बच्चों। ठीक, ये इस तरीके का होता है। फिर आपने यहाँ पर देखा होगा बच्चों, यहाँ पर दो होल होते हैं, एक होता है आपका स्क्वायर होल और एक होता है आपका राउंड होल। बच्चों हमेशा ध्यान लेना, जो आपका स्क्वायर होल है इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, हार्डी होल। क्या बोलते हो बच्चों, इसको हार्डी होल कहते हैं। हार्डी, यहाँ पर हार्डी को जो है का जो बेस जो होता है वो लगाया जाता है इस छेद के अंदर, और जो आपका गोल वाला छेद होता है बच्चों उसको कहते हैं आप प्रिट्चल होल। क्या कहते हैं, प्रिट्चल होल। इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रिट्चल होल। इसको बच्चा हमेशा ध्यान रखोगे आप। ठीक, तो शेप ऑफ प्रिट्चल होल इन एन एनविल कैसी होती है, गोलाकार जो आपका छेद होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रिट्चल होल कहते हैं। ठीक है, आगे वाला ये वाला पार्ट जो है बच्चों उसको क्या कहते हैं, इसको हॉर्न कहते हैं। ठीक, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। ऊपर दो होल होते हैं, स्क्वायर वाले को हार्डी होल कहते हैं, और जो आपका सर्कुलर होल होता है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्रिट्चल होल कहते हैं। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका राउंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राउंड। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, राउंड हो जाएगा बच्चों। ठीक, विच मार्किंग मीडिया इज यूज्ड फॉर मार्किंग रफ सरफेस। अच्छा, रफ सरफेस को मार्क करने के लिए बच्चों कौन सी मार्किंग मीडिया यूज करते हैं हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्किंग मीडिया हम पढ़ते हैं भाई, हम अपने जॉब में मार्किंग करने के लिए कौन कौन सी मार्किंग मीडिया यूज करते हैं हो। ठीक, ये सारी की सारी मार्किंग मीडिया है।
ठीक, अगर हम देखें तो ये सारी की सारी क्या है, मार्किंग मीडिया है, मार्क करने के काम आता है अपनी जॉब की सरफेस को। तो बच्चों हमेशा ध्यान देखना कि अगर आपकी जॉब की जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, तो वहां पर मार्किंग करने के लिए हम जो यूज करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बच्चों चौक। क्या यूज करते हैं, चौक यूज करते हैं बच्चों, चौक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, चौक, चौक। इतना बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। ठीक, आगे अगर बच्चों बढ़ते हैं हम, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। और यही प्रिंसिपल जो है, यही जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है आपका कहां पर, ये होता है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस 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 वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में यही हो जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हीट जनरेट होती है आपकी नगेट पे, जब आपका नगेट बनता है वहां पर, तो आपकी वो हीट कितनी होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जल्दीबाजी में बहुत बच्चे जो है गलत कर देते हैं, बच्चा ढंग से देखना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। थर्ड वाला जो आंसर है आपका वो सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक, आगे अगर हम बढ़े 55, द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ डायमेंशन इज कॉल्ड। बहुत आसान, दो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है आपकी और एक लोअर लिमिट होती है। दोनों में का जो डिफरेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, बहुत आंसर है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा मुझे। तो बहुत आसान है। टॉलरेंस किसे कहते हैं बच्चों, टॉलरेंस आपका यही तो होता है। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस इज इक्वल, टॉलरेंस क्या होता है आपका, टॉलरेंस क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इन जनरल हम देखें तो यही क्या होती है, हमारी टॉलरेंस होती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, टॉलरेंस। क्लियर हो गया। द केमिकल फॉर्मूला फॉर एसिटिलीन, बार बार पढ़ते हैं हम एसिटिलीन, C2H2 एसिटिलीन का यूज कहां पर होता है बच्चों, एसिटिलीन का यूज कहां पर करते हैं हम, ज्यादातर हम गैस वेल्डिंग में हम बहुत यूज करते हैं। कहां पर यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग में। ठीक, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा, क्या होता है हमारा, C2H2। क्या होता है, C2H2, क्या होता है, C2H2। अच्छा, what type of hardness is produced by mixing calcium and magnesium sulfate in water। बच्चों ये थोड़ा आपका अलग क्वेश्चन है, ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जेके का क्वेश्चन भी है कि किस तरीके की हार्डनेस जो है आपकी बनती है जब आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट को वाटर में आप क्या करते हो, मिक्स कर देते हो। जल्दी बताओ बेटा कि क्या होगा, किसी को कोई आइडिया, ठीक, किसी को कोई आइडिया। अगर बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट को वाटर में अगर हम मिला देते हैं तो आपकी हार्डनेस जो बनती है बेटा वो परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। कौन सी हो जाती है आपकी, परमानेंट हार्डनेस। क्लियर हो गया। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ प्राइमर मेक गुड बॉन्डिंग इन ए जिंक सरफेस। जिंक सरफेस में कौन सी चीज हम मिलाएं कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी बन जाए, तो कौन सी मिलाएंगे बेटा, विच टाइप ऑफ प्राइमर मेक अ गुड बॉन्डिंग इन जिंक सरफेस। जिंक सरफेस के लिए आपका जो प्राइमर यूज करोगे आप, उसमें जो बॉन्डिंग मटेरियल यूज करते हो कौन सा करते हो, तो बच्चों 58 का ए कैल्शियम प्लम्बेट प्राइमर जो होता है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। क्या, कैल्शियम प्लम्बेट प्राइमर। बच्चों काफी बच्चों ने इसमें रेड ऑक्साइड प्राइमर मिलाया लगाया होगा। अगर किसी ने बच्चों ये वाला जो आप देखोगे, ये हम पेंटिंग शॉप में बहुत ज्यादा इस चीज का जो है हम पढ़ते हैं, पेंटिंग शॉप में बहुत ज्यादा डीप में हम पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आंसर जो है आपका ये नहीं होगा। ठीक, जनरली जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, जो आपका प्राइमर होता है वो किस चीज का बना होता है, रेड ऑक्साइड का। ये लेकिन आंसर जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका ये कैल्शियम प्लम्बेट प्राइमर। क्लियर हो गया। ठीक,
आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाई टेम्परेचर मेटल लाइक कोलम्बियम कैन बी इजिली वेल्डेड बाई ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस, स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेसेस। बेटा इतने हार्ड मेटल, हाई टेम्परेचर जो मेटल होते हैं वो नॉर्मल जो आपकी वेल्डिंग प्रोसेस होती है उनसे वेल्ड नहीं किए जा सकते, इसके लिए स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक जो है यूज होती है। और इसमें से अगर हमें देखना होगा कि स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक कौन सी है, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा बेटा एक वेल्डिंग टेक्निक है जो आपकी क्या है, अनकन्वेंशनल वेल्डिंग प्रोसेस है, या फिर मैं कहूं स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस है, वो आपकी कौन सी है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following part is adjusted in the shaper to move table up or down? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत पूछा जाता है आपका, बहुत पूछा। जयंत देवनाथ, मिग नहीं होगा बच्चे, मिग नहीं होगा। मिग कैसे होगा, मिग नहीं होगा। मिग तो आपका कॉमन प्रोसेस है, स्पेशल वेल्डिंग प्रोसेस थोड़ी ना है। ठीक, यहां पर जो बच्चों होगा आपका आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोसेस है। हाई टेम्परेचर मेटल लाइक कोलंबियम, बहुत हाई टेम्परेचर होता है इसका। ठीक, तो ऐसी जो वेल्डिंग प्रोसेस है बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। Which of the following part is adjusted in the shaper to move table up and down? अगर बच्चों आपने किसी ने अगर शेपर अगर पढ़ा होगा उसमें एक चीज होती है क्रॉस रेल। क्रॉस रेल की सहायता से ही हम अपना जो टेबल है उसको अप करते हैं और डाउन करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस रेल। इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्रॉस रेल। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस रेल। अच्छा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड फायर गैस एक्सचेंजर कंसिस्ट ऑफ, अगर ये देखो आ गया क्वेश्चन, अभी हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। आपका कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, एक पढ़ा होगा बच्चों आपने सोडा एस, अगर आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था सोडा एस, हमने सोडा एस। देखो फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एस फायर एक्सटिंग्विशर की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था उससे जो गैस निकलती है वो कौन सी निकलती है, CO2। लेकिन वो बनती कैसे है बच्चों, वो बनती है कैसे, मैंने आपने अगर किसी को ध्यान होगा बच्चों, मैंने फायर एक्सटिंग्विशर आपको वीडियो डाली थी, मैंने एक वीडियो जो है लाइव ली थी, लाइव क्लासेस ली थी फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर का। वहां पर मैंने एक चीज का जिक्र किया था, सोडा एस फायर एक्सटिंग्विशर। मैंने आपको वहां पर बताया था वहां पर जो गैस निकल बनती है बच्चों जो बुझाने के काम आती है वो कौन सी है, CO2 टाइप। लेकिन वो बनती कैसे है, तो मैंने कहा था बच्चों कि वहां पर अंदर जो भरा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, और जो कार्ट्रेज होती है उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब ये बच्चों दोनों रिएक्शन करती है तो मेरा CO2 गैस जो है वो निकलती है। ठीक, तो क्लियर हो गया बच्चों, इसमें क्या भरा था, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। During treatment of water, sedimentation is done after filtration, before filtration, along with chlorination, simultaneation क्या होता है बच्चों, ठीक। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ वाटर सेडिमेंटेशन, ताकि आपकी जो अंदर की मिट्टी है उसमें जो भी बेटा गंदगी है वो नीचे बैठ जाए। तो वो आप कब करते हो, ये सेडिमेंटेशन आप कब करते हो बच्चों, तो कोई मुझे बताया कब करेंगे हम, बिफोर फिल्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है, फिल्ट्रेशन करने से पहले हम क्या कर देते हैं, वाली प्रोसेस करते हैं। From the following, which material has the highest strength and shock resistance property? ये इस क्वेश्चन में बच्चा आप मैक्सिमम लोगों ने जो ऑप्शन मारा होगा वो कास्ट आयरन मारा होगा। कौन सा मारा होगा, वो कास्ट आयरन मारा होगा। लेकिन बच्चों अगर आप पढ़ोगे इससे भी, देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, हर किसी को पता नहीं हो सकता, लेकिन इससे भी अच्छा जो एक आपका क्या कह सकता हूं मैं, आपका प्लास्टिक होता है वो कौन सा होगा, आपका लेमिनेटेड फिनोलिक्स। इसकी जो आपकी हाई स्ट्रेंथ होती है और सेक रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी होती है वो कास्ट आयरन से भी अच्छी होती है। तो आप जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, लैमिनेटेड फिनोलिक्स। आगे बढ़े बच्चों,
द नेम द टूल विच कट एक्सटर्नल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड कौन करता है बच्चों? एक्सटर्नल थ्रेड कौन करता है? टैप करता है, डाई करता है। देखो डाई तो क्या करता है? एक्सटर्नल थ्रेड काटता है बच्चों। ड्रिल क्या करता है? होल करता है। रिम क्या करता है? ड्रिल्ड होल को क्या करता है? उसको फिनिश करता है। ड्रिल्ड होल को फिनिश करना है। तो टैप क्या करता है बच्चों? इंटरनल होल अगर मुझे काटने हैं, इंटरनल होल काटने हैं तो कौन करता है बच्चा? टैप करता है। द सिंबल यूज फॉर इंस्पेक्शन, ये बच्चों बहुत क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन का क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है आपका। ठीक, इंस्पेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जा सकता है? इंस्पेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जा सकता है? तो बच्चों बताइए इंस्पेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ठीक, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इंस्पेक्शन के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? ये स्क्वायर। कौन सा किया जाता है? स्क्वायर। स्क्वायर क्लियर हो गया बच्चों? इस स्क्वायर जो सिंबल होता है वो किसके लिए यूज होता है? आपका इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर डेप्थ, आगे अगर बढ़ेंगे बच्चों, ठीक, थोड़ा जल्दी करेंगे हम। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है बच्चों? बताइए मुझे, वर्नियर डेप्थ कितना होता है? 0.02, 0.01 वर्नियर डेप्थ गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है बच्चों? बताओ मुझे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर डेप्थ गेज कितना होता है बेटा? एनालॉग टाइप का कितना होता है आपका? ये होता है बच्चों 0.02। कितना होता है बेटा? 0.02 जो होता है आपका क्या होता है? इसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक, ठीक, 0.002 होता है आपका जो डेप्थ गेज होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है बच्चों। देखो 68 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वांचिंग ऑफ स्टील फ्रॉम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट, द क्वांचिंग ऑफ स्टील फ्रॉम अपर क्रिटिकल पॉइंट रिजल्ट इज अ, कैसा कैसा आता है आपका? कैसा आता है आपका जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है बच्चों? कोई मुझे बताएगा? ये कल ही पढ़ चुके हैं हम, ये हम कल ही पढ़ चुके हैं, ये हम कल ही पढ़ चुके हैं, ये हम कल ही पढ़ चुके हैं। ऑस्टेनाइट में जो आपका स्ट्रक्चर आता है आपका, ठीक, वो ऑस्टेनाइट को अगर हम तुरंत क्वांच करें तो आपका जो स्ट्रक्चर आता है वो कैसा होता है? बहुत हार्ड, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है बच्चों आपका? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। कैसा होता है? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। और इसके साथ बच्चों एक चीज आपकी क्या होती है? हार्ड भी होता है। क्या होता है आपका? हार्ड भी होता है, हार्ड भी होता है। ठीक, स्टील की क्वांच एकदम पानी में ठंडा कर दूं, ठीक, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के से ऊपर उसको हीट करने के बाद तुरंत ठंडा कर दूं, तो उसमें जो ग्रेन्स आएंगे बेटा वो कैसे आएंगे आपके? बहुत फाइन होंगे। और लेकिन क्या होगा? जो मटेरियल होगा आपका वो क्या होगा आपका? बहुत हार्ड होगा। क्लियर हो गया? विच इनर्ट गैस इज यूज्ड फॉर अ सील्डिंग इन टिग, क्या कौन सी करते हैं बेटा? ठीक, टिग पूछ रहा है बेटा, टिग, टिग पूछ रहा है यहाँ पर ना, टिग। तो टिग में बच्चों हम कौन सी यूज करते हैं? हमें पता है ऑर्गन, हीलियम ही मेरी क्या है यहाँ पर? या इनर्ट गैसेज है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पॉट वेल्डिंग सिंबल? बच्चों स्पॉट वेल्डिंग का सिंबल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पॉट वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग केस में स्पॉट वेल्डिंग हम पढ़ते हैं, उसका सिंबल क्या होता है आपका? ये नीचे वाला जो सिंबल है बच्चों, ये वाला जो सिंबल है आपका, ये किस चीज का होगा? ये होगा आपका सीम वेल्डिंग का। ये किस चीज का होगा बेटा? सीम वेल्डिंग का। ये वाला जो है बेटा वो किसका है? वो स्क्वायर का, स्क्वायर वेल्ड, स्क्वायर वेल्ड। और अगर इसको ऐसे लिखूं बेटा तो ये होता है आपका फिलट वेल्ड। ये किसका है आपका? फिलट वेल्ड। ये कौन सा है? फिलट वेल्ड। इतना बार क्लियर हो गई होगी बच्चों? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डेवलप इन द वुड आफ्टर द फेलिंग ऑफ ट्री? अगर जब आपका जो ट्री है, जब आपका जो पेड़ है वो गिर जाता है, गिर जाने के बाद कौन सा डिफेक्ट इनमें से आता है? गिर जाने के बाद इनमें से कौन सा डिफेक्ट आता है? गिर जाने के बाद बेटा इनमें से कौन सा डिफेक्ट आएगा? जल्दी बताओ, किसी को कोई पता? ट्री जब गिर जाता है उसके बाद, देखो यहां पर बच्चा नॉट भी ना, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, एक बहुत कंफ्यूजिंग है। नॉट भी जो होती है ना बेटा, दो टाइप की होती है, एक लाइव नॉट होती है और एक डेड नॉट होती है। लाइव नॉट जो आती है बच्चों वो पेड़ के गिरने के बाद आपका डिफेक्ट बनता है, और डेड नॉट उल्टा होता है। डेड नॉट जो होता है बेटा वो लाइव ट्री में आपका डिफेक्ट आता है। ठीक, तो एक तो यहां से भी क्वेश्चन बनता था, लेकिन एक दूसरा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या है आपका? इसका
केस हार्डनिंग, कि क्या होगा आपका केस हार्डनिंग। इसमें आयोग ने इसको आंसर दिया है केस हार्डनिंग, ठीक। लेकिन एक केस हार्डनिंग भी डिफेक्ट होता है ट्री में, तो केस हार्डनिंग को इसने सही माना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोजीनस ट्री, देखो बेटा ट्री जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं। कुछ ट्रीज होते हैं आपके जो अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ करते हैं, और कुछ ट्री होते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं। दो टाइप के ट्री होते हैं आपके। तो इनमें से कौन सा ट्री है जो एंडोजीनस है, एंडोजीनस है, बाहर से अंदर की तरफ, कौन सा, बाहर से अंदर की तरफ, तो वो होगा बच्चों, वो होगा आपका महागोनी भी नहीं होता है, ये आपका लकड़ी होती है, सिंपल जो पेड़ होता है जिसकी लकड़ी कारपेंटरी में यूज होती है। साल भी नहीं होगा, देवदार भी नहीं होता, एक ही चीज बच्चा बेटा, पाम। पाम, पाम जो ट्री होता है, पाम का जो ट्री होता है बच्चों, वो जो उसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एंडोजीनस। और इसी को हम इसलिए एंडोजीनस ट्री इसको कहते हैं। व्हाट इज द इंडेक्सिंग स्पीड फॉर, व्हाट इज द इंडेक्सिंग स्पीड फॉर 20 teeth gear of simple, what is the will be the indexing speed for 20 teeth gear of simple indexing method। अगर 20 जो आपके, ये किसी का क्वेश्चन है बेटा, ये मिलिंग का क्वेश्चन है, इंडेक्सिंग का क्वेश्चन है आपका। ये पूछ रहा है कि आपका जो आपका इंडेक्सिंग स्पीड कितनी होगी अगर आपने 20 टीथ गियर को सिंपल इंडेक्सिंग मेथड से आपको क्या करना है, कट करना है। तो आपकी जो कटिंग इंडेक्सिंग स्पीड होगी वो क्या होगी, तो कितनी होगी बच्चों, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा? What will be the indexing speed for the 20 teeth gear of simple indexing method? तो ये होगी बेटा, ये कितनी होती है आपकी, ये होगी, इसका जो आंसर होगा बच्चों ये क्या होगा आपका 2 हो, ठीक। क्योंकि मिलिंग आप लोग बच्चों पढ़ते नहीं है, ज्यादातर जो है मिलिंग जो होता है आपका कौन पढ़ता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है। मिलिंग जो जनरली पढ़ता है आपका कौन पढ़ता है, एक मशीनिस्ट पढ़ता है, फिटिंग वाले, जो फिटिंग वाले, वेल्डिंग वाले हैं, ये जो है आप लोग जो है मिलिंग पढ़ते नहीं है। तो आपको हो सकता है इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक। तो हम इस पर ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे अभी, आगे हम बढ़ते हैं। Which of the following surface hardening process need no quenching? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा। ऐसी कौन सी हीट ट्रीटमेंट सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है। ऐसी कौन सी सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों, ठीक। जनरली हम 3 टाइप के जनरली हम जो पढ़ते हैं केस हार्डनिंग प्रोसेस, वो क्या पढ़ते हैं, कार्बोराइजिंग पढ़ते हैं बेटा, नाइट्राइडिंग पढ़ते हैं, साइनाइडिंग पढ़ते हैं और इंडक्शन हार्डनिंग पढ़ते हैं। इनमें से बच्चों एक जो आपकी प्रोसेस जो होती है आपकी कौन सी, नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग में हम बच्चों क्वेंचिंग नहीं करते हैं, क्वेंचिंग नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, बच्चा ये हल्की सी मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक। हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे, ठीक। द रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवट एंड थिकनेस ऑफ सीट, ये तो बच्चों सबको ही पता होगा, ये सबको ही पता होगा। क्या होता है आपका डायमीटर और थिकनेस, डायमीटर ऑफ रिवट एंड थिकनेस ऑफ सीट में क्या आपका रिलेशन होता है बेटा, 76 का, इतना तो आइए तो आप बता ही दोगे। क्या होता है बच्चों 76 का, ठीक, सबको पता है बेटा, d इज इक्वल टू 6√T। क्या होता है आपका d इज इक्वल टू 6√T। अच्छा, द कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल इज कैरिड आउट एट विच टेम्परेचर? कोल्ड वर्किंग क्या होता है बेटा, कोल्ड वर्किंग क्या होता है, कोल्ड वर्किंग क्या होता है, कोल्ड वर्किंग कोई मुझे बताएगा कोल्ड वर्किंग क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कोल्ड वर्किंग क्या होता है? देखो कोल्ड वर्किंग वो होता है बेटा कि कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग में हम मेटल को जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हीट करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है मेटल का आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक, जिसको आप क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। और हॉट
क्रैकिंग हॉट वर्किंग जो होता है क्या है, जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर जब उसको हीट करते हैं उसके बावजूद जो है उस पे जो है हम अपने ऑपरेशंस करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉट वर्किंग। तो यहाँ पर कोल्ड वर्किंग की अगर बात कर रहे हैं बेटा तो ये क्या होगा आपका, कोल्ड वर्किंग की जाती है किससे, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है बेटा जब अपना ग्रेन्स जो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा जो अपना जो है चेंज शुरू करता है। इसमें भी बता दो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम इतना माने कि क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के बाद जो है क्रिस्टल जो है अपना माइक्रो स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा जो है चेंज कर देता है। इतना आप इतना आसानी से समझ लीजिए। तो कोल्ड वर्किंग मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, कोल्ड वर्किंग क्या होगा, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अगर हम अपने मेटल्स को हीट करते हैं बच्चों, उसके बाद उसमें ऑपरेशन करते हैं तो उसको क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा कोल्ड वर्किंग। अच्छा, इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज माउंटेड ऑन रेडियल आर्म। इसका तो बेटा सबको पता है, एक रेडियल ड्रिल मशीन होती है, रेडियल ड्रिल मशीन, ठीक, उसमें मल्टीपल ऑपरेशन जो है हम कर सकते हैं, उसमें और ज्यादा जो है हम क्या कहते हैं अपने ड्रिल को जो माउंट कराया हो हम उसमें किसी भी एंगल पे हम उसको ड्रिल कर सकते हैं। तो वो जो आपका स्पिंडल हेड जो होता है वो किसी भी एंगल पे हम उसको फिट कर सकते हैं। तो वो स्पिंडल जो हेड होता है बच्चों, वो आपने देखा होगा एक ओवरहैंगिंग आर्म होती है, उसमें आपका क्या होता है लगा होता है, जिसको आप कहते हैं बच्चों रेडियल आर्म। क्या कहते हैं उसको, रेडियल आर्म। ठीक, ये बच्चों यही छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन है। बेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया, आप आसानी से निकाल दोगे। ठीक, हम टेक्निकल में आगे आप पढ़े हैं। इन द फॉर्जिंग प्रोसेस द मेटल इज हीटेड टू फॉर्म, in the forging process metal is heated to form plastic deformation, elastic deformation, fusion deformation, none of the। तो फॉर्जिंग में क्या करते हैं बच्चों, हम फॉर्जिंग में क्या करते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, फ्यूजन डिफॉर्मेशन होता है, कि आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। जल्दी बताओ बच्चों क्या होता है, बहुत आसान है। ठीक, फ्यूजन जो है बना हुआ किसी चीज से है आपका, ठीक, तो फ्यूजन में बच्चों क्या करते हैं हम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। फ्यूजन में क्या करते हैं हम, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, अपना जो शेप होता है बच्चों वो चेंज कर देता है, क्या अपना जो है चेंज कर देता है मेटल। ठीक, जब हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करते हैं। विच टाइप ऑफ ब्रश टूल इज यूज टू पेंट इन नैरो, बहुत नैरो अगर कोई सरफेस है बच्चों, वहां पर जो कौन सा जो है आपका पेंट ब्रश यूज करता है, तो वहां पर कौन सा यूज करते हैं बेटा, वर्निश ब्रश करते हैं, ग्राउंड ब्रश करते हैं, सेस टूल करते हैं कि लाइनिंग ब्रश करते हैं। ठीक, कौन सा करते हैं बच्चों। ठीक, ये पेंटिंग शॉप का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, इसका है कौन, कोई मुझे बताएगा क्या यूज करते हैं इसके लिए। ठीक, यहां पर करते हैं बेटा, एक टूल यूज करते हैं जिसको कहते हैं हम सेस टूल। क्या करते हैं हम इसको, सेस टूल बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विच हैमर इज यूज फॉर सेट मेटल वर्क, सबको पता है बेटा कौन सा यूज करते हैं हम। ठीक, सीट मेटल के लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट हैमर। कौन सा यूज करते हैं बच्चों, सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर और सॉफ्ट हैमर हम यूज करते हैं किसके लिए, सीट मेटल वर्क के लिए। मास्टर पैटर्न आर, बेटा ये कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन जो है वो किससे है आपका, ये कास्टिंग से है। मोल्डिंग, कास्टिंग, फाउंड्री, फाउंड्री में जो आपका कोर्स होता है आईटीआई में, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बताया था, यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे आपके वो मिक्स होंगे बच्चों। क्यों मिक्स होंगे, ठीक, एक ही पेपर था, सारी ट्रेडों के लिए एक मिक्स पेपर बनाया गया था, इसीलिए सारे के सारे ट्रेडों का जो सिलेबस है उसका समावेश करके एक नया सिलेबस बनाया गया था। तो मास्टर पैटर्न क्या होता है बेटा, मास्टर पैटर्न जो होता है वो पैटर्न वो होता है जो एक्यूरेटली फिनिश्ड वुडन पैटर्न विद डबल श्रिंकेज अलाउंसेस, जिसमें हम क्या देते हैं, दोहरे संकुचन छूट प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं मास्टर पैटर्न। ये हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, मास्टर पैटर्न में जो होती है आपकी क्या होती है, डबल श्रिंकेज अलाउंसेस होती है, बस इतना आप ध्यान रख लिए। अच्छा, इसके बाद 84 चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर शुड बी यूज्ड ऑन लेथ फॉर फेस टर्निंग। ठीक, अगर आपको फेस टर्निंग करनी है तो कौन सा सेंटर यूज करेंगे बेटा, फेस आपको क्या करना है, फेस का करना है, क्या फेस की टर्निंग करनी है आपको। ठीक, फेस टर्निंग करनी है तो उसके लिए हमेशा जो यूज करते हैं बेटा हाफ सेंटर यूज करते हैं, क्योंकि हाफ सेंटर में क्या होता है, हाफ सेंटर में जो है आपका टूल जो है बिल्कुल हाफ तक जो है आसानी से चले जाता है। ठीक, उसके बावजूद जो हमें जरूरत नहीं होती क्योंकि वो दोनों तरफ उतना काटता चला जाता है। तो हमेशा जो आपका हाफ सेंटर होता है वो यूज होता है किसका, फेस टर्निंग के लिए। कौन होता है बच्चों, हाफ सेंटर। व्हाट इज द
व्हाट इज यूज टू मेक स्क्रैपर? स्क्रैपर बच्चों हमेशा बनाई जाती है, स्क्रैपर जो किससे बनाती है? ओल्ड ब्लंट, जो फाइल खराब हो जाती है उससे जो है स्क्रैपर बनाए जाते हैं। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ट्राई स्क्वायर एक्यूरेसी चेक्ड बाय, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी से अगर चेक करनी है बच्चों तो कैसे यूज करूंगा, कैसे मैं करता हूं ट्राई स्क्वायर? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, कारपेंटर ट्राई स्क्वायर, ऑर्डिनरी ट्राई स्क्वायर, सरफेस प्लेट। बच्चों इसको बताओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ 86 का क्या होगा? 86 का ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी अगर चेक करनी है बच्चों तो कैसे चेक करूंगा? ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी चेक करनी है तो उसके लिए मैं क्या कीजिएगा, सरफेस प्लेट का यूज करता हूं, क्योंकि सरफेस प्लेट जो होती है उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है? ट्रू होती है। उसके ऊपर रख के हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर जो है वो एक्यूरेट है मेरा कि नहीं है। क्लियर हो गया मेरा? क्लियर हो गया। इसके अलावा बेटा ये आपने देखो, ये क्वेश्चन जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आप लोग पढ़ते हैं। ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर कितनी होती है बच्चों? ब्रेक हॉर्स पावर कितनी होती है बेटा ऑफ एन इंजन? कितनी होगी? 2 पाई एन टी। क्या होती है आपकी? 2 पाई एन टी बाई 2 पाई एन टी बाई 4500। ये क्या होती है आपकी? ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ एन इंजन। द सरफेस टू बी मशीन इज मार्क ऑन पैटर्न बाय, जिस देखो कास्टिंग का क्वेश्चन है बच्चों, हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम हो, ये कास्टिंग का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है बच्चों कि जिस कास्टिंग में जिसको सरफेस टू बी मशीन, जिस सरफेस को मशीन करना है अपने पैटर्न में, उस सरफेस को जो है किस कलर से जो है मार्क किया जाता है? ठीक, तो वो किया जाता है बच्चों आपका, वो किया जाता है हमेशा आपका रेड कलर से। जिसको आपने क्या करना है? मशीन करना है, वो हमेशा किससे किया जाता है? आपको रेड कलर से। मतलब मशीन का मतलब होता है जो सरफेस आपकी कटनी है, जिसपे आपने क्या करना है? जो आपकी रिमूव होनी है। ठीक, या वो किससे होगा? हमेशा वो रेड कलर से होता है। टू प्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट विद बैलेंसिंग इन प्रोडक्शन लाइन विच प्लांट लेआउट इज प्रिपेयर्ड। टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा यूज करते हैं बेटा? प्रोडक्ट लेआउट करते हैं, ग्रुप लेआउट करते हैं, फिक्स पोजीशन करते हैं, प्रोसेस लेआउट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। या मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं आपका, जहां पर आपका बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है आपके वो क्या प्रोडक्शन लाइन, यहां पर एक चीज लिखा हुआ है प्रोडक्शन लाइन, तो प्रोडक्शन लाइन में कौन सा लेआउट यूज करता है बच्चों? प्रोडक्शन लाइन में कौन सा यूज होता है बच्चों? ठीक, ये लेआउट का क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो यहां पर एक चीज है बेटा, प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन में जो आपका बच्चों लेआउट यूज होता है वो होता है आपका लाइन लेआउट। ठीक, और इसका एक और नाम है बेटा प्रोडक्ट लेआउट। क्या नाम है? प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्शन लाइन में जो आपका लेआउट यूज होता है, ठीक, वो कौन सा यूज होता है बच्चों? होता है लाइन लेआउट या फिर प्रोडक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। द चारपी टेस्ट मशीन इज रिलेटेड टू विच, मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा, चारपी टेस्ट जो होता है किससे रिलेटेड है? इंपैक्ट टेस्ट से। इंपैक्ट टेस्ट दो टाइप के होते हैं बेटा, एक आइजोड टेस्ट, एक चारपी टेस्ट। दोनों का जो प्रोसीजर है वो भी थोड़ा अलग है, और दोनों का जो स्पेसिमेन बनता है जिसपे आपकी टेस्टिंग करनी है वो स्पेसिमेन भी आपके अलग अलग होता है। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इंपैक्ट टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक आइजोड टेस्ट, एक चारपी टेस्ट। तो आइजोड चारपी टेस्ट जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? इंपैक्ट टेस्ट से। ठीक, तो ये किससे होगा बेटा? ये होगा आपका इंपैक्ट टेस्ट से। ठीक, जल्दी जल्दी थोड़ा आगे चलते हैं। बेंच वाइस इज आल्सो कॉल्ड, बेटा बेंच वाइस को क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं आप? इंजीनियरिंग वाइस भी कहते हैं, इसमें कोई इंजीनियरिंग वाइस, बेंच वाइस को आप इंजीनियरिंग वाइस भी कहते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज यूज टू ब्लू कलर इन एन ऑयल पेंट? ऑयल पेंट में अगर आपको ब्लू कलर अगर बनाना है बच्चों, तो कौन सा क्या चीज आप इसमें मिलाते हैं? तो बच्चों उसमें मिलाते हैं आप कोबाल्ट। कोबाल्ट कोबाल्ट और क्रोमियम ऑक्साइड को अगर मिला देता हूं बच्चों, तो मेरा क्या बन सकता है आपका? अगर मुझे हरा रंग बनाना है तो कोबाल्ट और क्रोमियम मिलाना, लेकिन यहाँ पर ब्लू मिलाना है तो कोबाल्ट से मैं क्या कर सकता हूँ? कोबाल्ट मिला करके मैं क्या कर सकता हूँ? अपना जो है ब्लू कलर का पेंट बना सकता हूँ। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ थर्मिट पाउडर? बेटा एक वेल्डिंग होती है थर्मिट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग एक वेल्डिंग होती है थर्मिट वेल्डिंग। वो पूछ रहा है कि थर्मिट वेल्डिंग में कौन कौन से पाउडर यूज होते हैं। तो अगर कोई वेल्डर वाला बेटा यहाँ पर होगा, आपको पता होगा कि थर्मिट वेल्डिंग में जो है आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा बेटा बहुत ए एंड बी होगा। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड भी यूज करते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं। द मोस्ट रोबस्ट ज्वाइंट, क्वेश्चन है बेटा द मोस्ट रोबस्ट ज्वाइंट, द मोस्ट रोबस्ट ज्वाइंट मतलब सबसे अधिक मजबूत जोड़ जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? लैब को, कॉर्नर को, टी को, तो बट को। बेटा सबसे रोबस्ट जो है मजबूत ज्वाइंट जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है मेरा बट ज्वाइंट को। When the amount of carbon in steel is increased, then melting point, मैंने आपको बताया बेटा आज ही मैं अपना लेक्चर ले रहा था, आज ही इस चीज का जिक्र हुआ पोर्टल में, जो हम डेडिकेटेड जो डीआरडीओ के लिए, डीआरडीओ सेप्टन के लिए पोर्टल में जो हम डेडिकेटेड सीरीज चला रहे हैं फिटर के लिए, उसमें ही आज मैं डिस्कस कर रहा था कि यही वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था बेटा। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन स्टील इंक्रीज, अमाउंट जब स्टील में कार्बन की प्रतिशत इंक्रीज होती जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बच्चों वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता जाता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? डिक्रीज। ठीक, द वैल्यू ऑफ 50 माइक्रोन, वैल्यू ऑफ 50 माइक्रोन कितना होता है बेटा? इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा बेटा? अगर आप 50 माइक्रोन का क्या होगा? एक माइक्रोन में 1000, तो 15 माइक्रोन में डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, ये आ जाएगा बच्चों आपका 0.05 mm। Which one of the following is solid state welding? Solid state welding कौन सी है बच्चों? Solid state welding वो वेल्डिंग होती है जब मेटल फ्यूज बिना गले ही जुड़ जाता है, बिना मेल्ट अवस्था में, बिना पिघली अवस्था में आए वो जोड़ जाता है, तो उसको कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो बेटा वो क्या होती है आपकी? वो है आपकी बच्चों, वो है आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन क्या है आपकी? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। अच्छा, इसके अलावा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ थ्रेड एट बोथ एंड? किस में आपके दोनों तरफ, दोनों एंड में जो है थ्रेड होते हैं? तो ऐसी चीज बेटा स्टड है। स्टड में दोनों तरफ क्या होते हैं? आपके थ्रेड होते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? कौन सी इनमें से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है बच्चों? कौन सी इनमें से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है? ठीक, तो हीट ट्रीटमेंट, केस हार्डनिंग भी है बच्चों, नॉर्मलाइजिंग भी है, एनिलिंग भी है, टैपरिंग नहीं है बच्चों। टैपरिंग कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं होती। टैपरिंग, टेम्परिंग तो होती है लेकिन टैपरिंग नहीं होती। देखो कितना कंफ्यूज कर रखा है बच्चों, टेम्परिंग होती है लेकिन टैपरिंग नहीं होती है। इसने स्पेलिंग क्या रहेगी? टैपरिंग, तो टैपरिंग नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन बेटा 100 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है आपका? व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल ऑफ एस्मे थ्रेड? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा, एस्मे थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है आपका 29 डिग्री। ठीक, तो ये था बच्चों आपको इंस्ट्रक्टर का पेपर जो हमने आज जो है डिस्कस किया। ठीक, डिस्कस किया और बहुत अच्छे लेवल का बच्चों इसमें पूछा गया था, बहुत अच्छे लेवल पे इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत कॉन्सेप्चुअल कुछ क्वेश्चन भी थे, बहुत अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चन भी थे। दिक्कत इसलिए हो रही क्योंकि हमारी जो इसमें जो है सारी की सारी ब्रांचेज जो है मिक्स करके जो है पेपर बनाया गया था। ठीक, इस पेपर को बेचा हर एक ब्रांच ने दिया था, चाहे वो फिटर का हो, चाहे वो टर्नर का हो, चाहे मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो बच्चों। ठीक, तमाम सारे, इसके अलावा भी आप ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो ब्रांच है उन्होंने भी ये पेपर दिया था। तो सब इसीलिए एक पेपर, ये जो पेपर है वो कॉमन बनाया गया था। ठीक, तो ओके बेटा, थैंक यू। एक इंफॉर्मेशन और, अगर आप जो है बेटा इसमें एक डेडिकेटेड बैच जो हमारा चल रहा है, डेडिकेटेड बैच जो हमारा चल रहा है, ठीक, जो पोर्टल पे चलता है, जो ऐप पे चलता है, ठीक, अगर आपको सेप्टम के लिए पढ़ना है, डीआरडीओ सेप्टम, अगर आपको जो असिस्टेंट वाली आपकी जो वैकेंसी आई है उसके लिए अगर पढ़ना है तो आप हमारे ऐप में जाके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 1039 रुपए में, मात्र 1039। इसमें बच्चों आपको टेक्निकल भी प्लस नॉन टेक भी पूरा कवर कराया जाएगा।
ठीक, इसमें नॉन टेक की क्लासेस भी आपकी चलती हैं और टेक्निकल क्लासेस भी चलती हैं। तो अगर आप लोग डेडिकेटेड कोर्स पढ़ना चाहते हो, फिटर का अगर डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हो, तो जल्दी लेट मत कीजिए बच्चों, आप परचेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।